ओके क्लास, देखो दोस्तों, कल हम लोगों ने बात की कि इकोनॉमी अर्थव्यवस्था क्या होता है और इकोनॉमिक्स क्या होता है और इकोनॉमी कितने टाइप्स की हैं, पूरे विश्व में अलग अलग देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो किस किस तरीके से काम करती है, और जितनी भी चीज़ें कल मैंने पढ़ाई थी वो सारी आपके हाथ में नोट्स के रूप में उपलब्ध हैं। अब क्या होगा कि अगर मैं ये सब चीज़ें लिखवाऊंगा तो बहुत सारा अपना टाइम वेस्ट होगा, तो जो कुछ डेटा है, आंकड़े हैं, जो मुझे लगेगा वो मैं लिखवाऊंगा यहाँ पे। कम ऑन, यस। इकोनॉमी की चिंता पूरी तरीके से मेरे ऊपर छोड़ दो। कम ऑन, यस और नॉट। जैसे बीपीएससी की चिंता आपने खान सर के ऊपर छोड़ी, ऐसी इकोनॉमी की मेरे ऊपर छोड़ो। कम ऑन, सही है। चलो देखो दोस्तों, तो आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये क्या, यहां थोड़ा साइलेंस चाहिए यार। नाउ थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज जरा ध्यान से सुनने की कोशिश करना मेरी बातों को। कल हम लोगों ने बात की थी कि जो इकोनॉमी है वो या तो पूंजीवादी है या समाजवादी है या मिश्रित है। आई मैं कुछ क्वेश्चंस बोलूंगा, मुझे सबसे जवाब चाहिए। कम ऑन, यस। कीमत तंत्र किस अर्थव्यवस्था की विशेषता है? ओ बालकनी भैया, कीमत तंत्र किस प्रकार के अर्थव्यवस्था की विशेषता है? अबे देख के बोल रहे क्या? चलो दूसरा, लाइजेस फेयर समाज कल्याण का उद्देश्य पूंजीवाद के पिता। इसी तरह से आज समझ लो, जो समाजवाद है उसके पिता माने जाते हैं कार्ल मार्क्स। एवरीवन, कौन? तो दोस्तों, जहां पे आपकी कॉपी में लिखा है समाजवाद, वहीं पे आप लिख सकते हैं कार्ल मार्क्स। तो जो कार्ल मार्क्स हैं, इन्हें हम समाजवाद का पिता कहते हैं। दोस्तों, इन्होंने एक किताब लिखी थी बहुत ही शानदार, दास कैपिटल। वे तुम लोगों का तो बीपीएससी निकला ही है तो दास कैपिटल, और इस किताब में इन्होंने समाजवाद के बारे में बात की थी। राइट। चलो देखो दोस्तों, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स को और एक दूसरे नजरिए से समझो। आज हम इकोनॉमिक्स में 3 जनरेशन की बात करते हैं। 3 जनरेशन का मतलब ऐसे समझो कि मेरे पिताजी, मैं और मेरा बच्चा। राइट। दोस्तों, ये बताओ, जो पिताजी हैं या मेरे या आपके, उनकी जो सोच है, उनकी जो विचारधारा है वो कैसी है? थोड़ी सी पुरानी टाइप की है। अरे बोलो यस। जैसे आपने सुना होगा क्लासिकल सॉन्ग्स, सुने कि नहीं? क्लासिकल डांस, है ना? जैसे लाइक हर राज्य के अलग अलग नृत्य हैं। तो दोस्तों, जो बहुत पुराने इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे, मतलब अगर हम बात करें 17वीं और 18वीं शताब्दी में, तो उन इकोनॉमिस्ट जो अर्थशास्त्री थे, उन्हें हम लोग क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते थे। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स। सिर्फ सुनना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो इकोनॉमी से अपने आप क्या होने लग रही होगी। बाकी इस उम्र पे किसी और से होती है, मुझे भी हुई थी लेकिन अब सिर्फ एक से है, मतलब मेरी वाइफ तो दोस्तों देखो, अगर हम बात करें तो जो जैसे हमारे पिताजी थे, या मतलब सॉरी हैं, या आप लोगों के पिताजी हैं, मतलब मेरे मन में दादाजी चल रहे थे, तो वो बहुत पुरानी विचारधारा के थे। तो जो एडम स्मिथ साहब हैं, ये 17वीं 18वीं शताब्दी जब चल रही थी तब के अर्थशास्त्री थे। तो कल मैंने कहा था इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था क्या? और दोस्तों कब लिखी थी? 1776। राइट। आगे वालों को कुछ ज्यादा ही जोश है। तो दोस्तों अब जरा ध्यान से समझना,
बस थोड़ा सा मैं आइडिया देना चाहता हूं जिससे इकोनॉमी और अच्छे से समझ में आने लगे जब भी मैं बातें करूंगा, और बहुत डेप्थ में जाएंगे बीपीएससी के प्रीलिम्स मेंस, साथ में पूरा इकोनॉमी का क्रक्स आप लोगों को दूंगा। जैसे जैसे क्लास और आगे बढ़ेगी और कल की क्लास में और तबाही आएगी, आज तूफान आएगा। कम ऑन यस, कल थोड़ी हवाएं चली होंगी, चली थी कि नहीं? आज तूफान लाएंगे, कल तबाही आएगी। कम ऑन यस, और फिर उसी बवंडर में अपन घूमते रहेंगे। दोस्तों देखिए, जो पुराने विचारधारा के लोग थे, मतलब सरल भाषा में जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे, वो लोग कहते थे कि अर्थव्यवस्था के नियंत्रण के लिए हमें सरकार की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो कहते थे कि जो सरकार है वो बिल्कुल हस्तक्षेप ना करे। अब जल्दी से बताओ, ये बात कौन से इकोनॉमी में होती थी? पूंजीवादी में। बोलो यस। जब ये बात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होती थी तो इसीलिए हम एडम स्मिथ को पूंजीवाद का पिता कहते हैं। बोलो क्लियर है? देखो, इन्होंने साफ साफ कहा कि सर राज्य, ये इकोनॉमी वाला पॉलिटी वाला राज्य है, वो नहीं बिहार या झारखंड। आर्टिकल 12। अरे बोलो यार दोस्तों, राज्य मतलब देश। तो किसी भी देश का या मान लो राज्य को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो यहां पर राज्य का मतलब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं क्या? गवर्नमेंट। तो इसे हम बोलते थे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, और इसमें आते हैं एडम स्मिथ। थोड़ी सी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। कम ऑन यस। नाउ दोस्तों, फिर थोड़ा सा हम आगे चले। हम आ गए 19वीं 20वीं शताब्दी में। जरा ध्यान से सुनना। 19वीं 20वीं शताब्दी में जैसे हम आए तो यहां पर जॉन मेनाल्ड कीन्स, सरल भाषा में हम इनको कहते हैं जेएम कीन्स। दोस्तों, जेएम कीन्स साहब ने 1936 में 1936 में एक किताब लिखी जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। राइट, हिंदी माध्यम भी ऐसे कहेगा, दा का मतलब ऐसे लिखेंगे हम, क्योंकि ये किताब का नाम है। अगर मान लो किसी का नाम हो सूर्य प्रकाश, तो कहो सर गुरुजी इंग्लिश में बताओ, सनलाइट। तो दोस्तों, ये किताब का नाम है। ये वाला मोहल्ला सही है, छोटा सा। तो दोस्तों, तुम लोग को जगह नहीं मिली क्या यार? चलो थोड़ा सा एडजस्ट करो। बाकी बालकनी कैसा है? ज्यादा पैसा देकर आए होगे तुम लोग, एंजॉय कर रहे। नाउ जरा ध्यान से देखो। तो इनकी एक किताब है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। और जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। कल मैंने एक सेंटेंस बोला था कि जब हम समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो इनको समष्टि अर्थशास्त्र का, बोलो, बताया था मैंने। अब जरा और थोड़ा समझो, अपन समष्टि अर्थशास्त्र क्यों पढ़ते हैं? या मैं और सरल बता दूं आपको, जो इकोनॉमी है किसी भी देश की, जैसे हम कहते हैं बिहार की इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी, तो वो समष्टि अर्थशास्त्र ही है। अपन को यहां पे व्यष्टि नहीं पढ़ना। डिमांड सप्लाई, कभी टाइम मिलेगा तो मैं एक आध क्लास लूंगा जिसमें डिमांड सप्लाई ये सब चीजें बताऊंगा। बाजार क्या होते हैं, मार्केट, अगर किसी ने सुना होगा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, मोनोपोली मार्केट, एकाधिकार बाजार, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, एकाधिरात्मक प्रतियोगिता बाजार, ओलिगोपोली मार्केट, अल्पाधिकार बाजार, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ये अपन बाद में कभी करेंगे अगर मौका मिला तो। फिलहाल अपन अपने सब्जेक्ट को देखते हैं। दोस्तों, हम इनको जब हमारे पिताजी की विचारधारा थी भैया कि सरकार कोई हस्तक्षेप ना करे, अब जेएम कीन्स साहब आ गए। जेएम कीन्स साहब की जब अर्थव्यवस्था की बातें हमारे विश्व में चलने लगी तो इन्होंने कुछ कहा कि भाई साहब, अगर हमें अर्थव्यवस्था को ठीक प्रकार से नियंत्रित करना है तो हमें सरकार की पूर्ण हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। कैसी आवश्यकता होगी? पूर्ण हस्तक्षेप। ऑनलाइन सही चल रहा है एकदम? हाँ, और ऑनलाइन भी पीडीएफ डाल दी। तो दोस्तों, जो लोग ऑनलाइन कल कह रहे थे सर नोट्स, तो देखो आप चेक करो, आपके पास परफेक्ट पूरी पीडीएफ आ चुकी है और बहुत ही शानदार नोट्स आपको मिल रहे होंगे। वाह भाई वाह, कह रहे मस्त गुरुजी ना। जरा ध्यान से देखो। तो दोस्तों, अब हम जेएम कीन्स ने क्या कहा जरा देखना। राज्य मतलब सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। मुझे लग रहा समझ गए आप लोग।
अब दोस्तों ये रहा पिताजी के वचन, ये हैं क्या, मतलब अब हम दादाजी तक चलते हैं, थोड़ा आनंद नहीं आएगा मुझे, क्योंकि ज्यादा क्लासिकल पिताजी से भी कौन थे, बोलो यस और नॉट। मतलब पापा थोड़े मॉडर्न हो जाते हैं आजकल के बच्चों के साथ। तो ये अपने किस कौन है, ये कौन है, अब आ गया मैं, राइट। अब थोड़ा स्वाद आएगा मुझे भी। तो दोस्तों आजकल के जो अपन लोग हैं, आप मैं, हम लोगों की विचारधारा थोड़ी और मॉडर्न हो गई। यहां हम बात कर रहे थे 17वीं 18वीं शताब्दी की अर्थशास्त्र के बारे में, यहां हम बात कर रहे थे 19वीं 20वीं, अब हम लोग आए 21वीं शताब्दी में। कम ऑन यस। अब आप याद करो दोस्तों, कल मैंने बताया था कि 1990 में जब भारत में अर्थव्यवस्था में तंगी आ गई, इकोनॉमिक क्राइसिस, तो हमने मनमोहन राव समिति की सिफारिशों के द्वारा और आईएमएफ के सजेशंस, याद आया, क्या इंट्रोड्यूस किया, पीछे ये कॉर्न भाई, वहां से भी आवाज आनी चाहिए मुझे, क्या हमने किया, राइट। अब दोस्तों अब क्या हुआ, वो कहते थे सरकार की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने की कोई जरूरत नहीं है, ये कहते थे कि सरकार को अर्थव्यवस्था में पूर्ण हस्तक्षेप करना चाहिए। अब दोस्तों क्या हुआ, आजकल के जो इकोनॉमिस्ट हैं, जैसे मैं अपने आप को एक इकोनॉमिस्ट समझता हूं, और तो दोस्तों मैं अपने आप को कहता हूं कि आई एम द न्यू लिबरल इकोनॉमिस्ट, मतलब मैं एक नया या उदारवादी अर्थव्यवस्था का अर्थशास्त्री हूं। मतलब एक नई अर्थव्यवस्था जो आजकल हम देखते हैं, तो हम कहते हैं कि ऐसा नहीं हो कि सरकार का ना तो कोई नियंत्रण हो ना पूरा हो, हम कहते हैं थोड़ा बहुत सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं ये कौन सी इकोनॉमी हो गई, मिक्स्ड, मिश्रित। कम ऑन यस। तो यहां पे देखो क्या कहते हैं, एक अर्थव्यवस्था में न्यूनतम मतलब होना चाहिए। दोस्तों जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, जो आजकल की अर्थव्यवस्था चल रही है, मुझे लग रहा है आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से सीख पाए। कम ऑन यस। तो अगर हम बात करें, ये है अपनी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ये हो गई समाजवादी, और ये क्या हो गई, मिश्रित। कम ऑन, सही है एवरीवन, ऑनलाइन भी सही है नाउ। दोस्तों जो भी मुझे नोट्स डिक्टेट करने हैं वही नोट्स आपके पास हैं। अब आप एक बार जरा जल्दी से पहला पन्ना उसका चेक कर लो, कल जो मैंने बात करी थी सारी बातें मैंने वहां पे, मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, जिनको नहीं मिले उनको मिल जाएंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करनी, पैसा दिया है यार है? तो दोस्तों मिल जाएंगे। नाउ जरा देखो, वहां पे मैंने लिखवाया कि इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, बोलो जी क्लियर। थोड़ा सा और मैं आज दो चीजें बताना चाहूंगा, जरा ध्यान से देखना। यहां जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो हम लोग यहां पर कुछ देखते हैं, क्या, ये संबंधित होता है प्रोडक्शन, बोले तो उत्पादन। दोस्तों इसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन बोले तो वितरण, और फिर इसके बाद होता है एक्सचेंज, बोले तो विनिमय, और फिर होता है कंजम्पशन, बोले तो उपभोग। आओ तुम्हें अर्थशास्त्र सिखाते हैं, जरा ध्यान से देखना। कल मैंने कहा था कि जब हम इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ते हैं तो हम सामान्य तौर पर सिर्फ दो लोगों की बात करते हैं। जल्दी बताओ किस किस की, एक उपभोक्ता और एक, बोलो जी यस। जैसे आप लोग क्या हैं, खान ग्लोबल स्टडीज क्या है, उत्पादक, बोलो सही है। दोस्तों अब जब हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे होते हैं तो यहां पर हम सबसे पहले करते हैं उत्पादन। जैसे मैं यहां पर अपनी सेवाओं का खान ग्लोबल स्टडीज की तरफ से कर रहा हूं उत्पादन, बोलो क्लियर। ये सेवा का उत्पादन है। मान लो मैं बनाता होता ये मार्कर, तो मैं क्या कर रहा होता, इस मार्कर का उत्पादन, बोलो क्लियर है। अब दोस्तों जब मान लो इस मार्कर का उत्पादन हो गया, जब इसका प्रोडक्शन हुआ, अब ये बाजार में जाएगा,
अरे बोलो यार। अब ये मार्कर कहां जाएगा? बाजार में जाएगा। अब बाजार में होलसेलर के पास पहुंचेगा, फिर इसका क्या हो रहा होगा? वितरण। बोलो जी, सही है। अब जब ये मार्कर का वितरण हो गया तो हम कहेंगे कि यहां पर कहीं ना कहीं ये लोग संबंधित हैं। जल्दी बोलो, यस। उत्पादन और वितरण। अब भाई साहब बाजार में पहुंचा उपभोक्ता। बोलो जी, यस। और उपभोक्ता के संसाधन, पीछे से आवाज आनी चाहिए, क्या होते? उपभोक्ता के संसाधन, समय और मुद्रा। सही है दोस्तों। ये बंदा पैसा लेके पहुंचा। हां दोस्तों, ये बंदा पैसा लेके पहुंचा। अब इसने इस मार्कर को क्या करेगा? ये खरीदेगा। ध्यान सुनना, ये अपना पैसा देगा और उसके बदले ये मार्कर लेगा। इसे हम लोग कहेंगे क्या? एक्सचेंज। बोलो क्लियर। अब भाई साहब ये बंदा मान लो ये मार्कर लेकर आया, अब ये इसका क्या करेगा? प्रयोग करेगा और उसे कहेंगे क्या? बस इतनी सी इकोनॉमिक्स है। बस ये 4 चीजें हैं इकोनॉमिक्स में। मुझे लग रहा आप समझ गए। श्योर? नाउ चलो, इकोनॉमी इतनी इंटरेस्टिंग होती है, आपसे पढ़ के पता चला। थैंक यू। नाउ देखो दोस्तों, अब हम बात करेंगे, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जरा ध्यान से देखिए दोस्तों। दिस इज द वेरी लवली टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। एक बहुत ही शानदार आज हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं एंड इसका नाम है अर्थव्यवस्था का चक्रीय प्रवाहन। राइट दोस्तों, सर्कुलर फ्लो इन द इकोनॉमी। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना है। अगले 20 मिनट में पूरी इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी में क्या क्या होता है, चीजें पढ़ते हैं, वो सब का सब अभी क्लियर हो जाएगा आज के इस टॉपिक में। बस दिल थाम के बैठ जाइए। अब एक छोटी सी मूवी शुरू होगी। बिल्कुल पुट योर पेन डाउन, क्लोज द नोटबुक्स। बिल्कुल चिंता नहीं करनी। नोट्स की चिंता आपसे ज्यादा मुझे है, जिस तरीके से आपके करियर की चिंता आपसे ज्यादा आपके पिताजी को है। मानो या ना मानो, कम ऑन, यस और नॉट? तो इसलिए बिल्कुल चिंता नहीं करनी। कम ऑन, यस। बस आप बिल्कुल ध्यान से सुनो और जो भी मैं एक एक शब्द बोलूंगा वो सारा आपको मिलेगा। कम ऑन, यस और नॉट? और दोस्तों मेरा फॉर्मेट आगे और सुन लो थोड़ा सा। अपन लोग कैसे पढ़ेंगे? हर रोज तकरीबन 1.5 घंटे पूरी इकोनॉमिक्स अपन पढ़ रहे होंगे, या कह लो इकोनॉमी। और लास्ट के 10-15 मिनट में हर रोज हम लोग इकोनॉमी का करंट करेंगे। चाहे वो बिहार की इकोनॉमी का करंट हुआ, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी का करंट हुआ। कम ऑन, यस। तो हर रोज लास्ट के 10 मिनट 15 मिनट पूरा करंट पे चर्चा होगी जो इकोनॉमी से संबंधित है। तो आपका पूरा इकोनॉमी का ठेका मुझ पे छोड़ दो। बोलो जी, क्लियर? थोड़ा करना पड़ेगा। कम ऑन, यस। ना बस बस बस, थैंक यू यार। देखो दोस्तों, अब हमारा टॉपिक है कि अर्थव्यवस्था में ये चक्रीय प्रवाह क्या मतलब है। देखो दोस्तों, एक होता है जिसे हम लोग ने अभी बात करी, उपभोक्ता क्षेत्र। जरा ध्यान से समझेंगे। उपभोक्ता क्षेत्र, इसे हम कहते हैं कंज्यूमिंग सेक्टर, या इकोनॉमी की भाषा में और अंदर चलें तो इसी को हम लोग कहते हैं हाउस होल्ड सेक्टर, या हम लोग हिंदी में कह सकते हैं पारिवारिक क्षेत्र। दोस्तों एक हो गया हमारे पास ये कंज्यूमिंग सेक्टर, उपभोक्ता क्षेत्र। जरा ध्यान से समझना, आप सभी लोग क्या हैं? तो अगर हम सभी लोग एक साथ मिल जाएं तो एक क्षेत्र बनाते हैं अर्थव्यवस्था का, जिसे हम लोग कह रहे हैं क्या? उपभोक्ता क्षेत्र। सही है, बिल्कुल परफेक्ट। देखो दोस्तों, एक हमारे बीच में ही एक और सेक्टर होता है जिसे हम लोग कह रहे हैं अभी
क्या? उत्पादन क्षेत्र। उत्पादन क्षेत्र, इसे हम लोग कहेंगे प्रोड्यूसिंग सेक्टर। दोस्तों, हमारे बीच में ही हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे प्रोड्यूसर्स भी होते हैं। खान ग्लोबल स्टडीज क्या है? एक दोस्तों, ये जिसने बनाई वो क्या है? जिसने ये कैमरा बनाया वो क्या है? राइट। कॉपी पर भी लिखवाएंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। राइट है ना? तो देखो दोस्तों, एक हो गया उपभोक्ता क्षेत्र, एक हो गया उत्पादक क्षेत्र। सही है। अब इस क्लास में ये सीख रहे हैं कि जो उपभोक्ता और उत्पादक क्षेत्र है, इन दोनों के बीच आखिर क्या संबंध है और उपभोक्ता और उत्पादक आपस में एक दूसरे से किस तरीके से संबंधित होते हैं। राइट नाउ देखो, हम लोग कंज्यूमर हैं। मान लो खान ग्लोबल स्टडीज को ये कोचिंग सेंटर स्टार्ट करना है या करना था, तो सबसे पहले अब ये है प्रोड्यूसिंग सेक्टर, मान लो खान ग्लोबल स्टडीज। अब ये इनसे ऐसी क्या चीजें लेगा, तो हम लोग कंज्यूमर इनको देंगे, जैसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में साधन सेवाएं, इंग्लिश में कहेंगे फैक्टर सर्विसेज। दोस्तों, कल मैंने आप लोगों से कहा था कि इकोनॉमिक्स कुछ भी नहीं है, बस अलग अलग शब्द हैं, उन शब्दों को हमें सीखना है। बोलो जी यस। दोस्तों, अभी एक नया शब्द आया जिसे हम कह रहे हैं फैक्टर सर्विसेज, साधन सेवाएं। मतलब साधन सेवाएं क्या? साधन सेवाओं का मतलब है दोस्तों कि जब किसी कंपनी को, मान लो ये मार्कर, या मैंने कहा अपनी कोचिंग या ये कैमरा, जब इस कंपनी को उत्पादन करना है तो इसको सबसे पहले चाहिए था, जैसे हमने कहा भूमि, फिर चाहिए था क्या? श्रम, फिर चाहिए था क्या? पूंजी, और फिर चाहिए था क्या? दोस्तों, कल हमने सिर्फ इतना पढ़ा था कि उत्पादक के संसाधन हैं ये, लेकिन आज हमने इसको थोड़ा नाम दिया कि जब भी आज के बाद मैं कहूंगा भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, तो इसको इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं साधन सेवाएं। बोलो क्लियर है? या दूसरी भाषा में इसी को हम लोग कहते हैं उत्पादन के साधन। एवरीवन, क्या? उत्पादन के साधन। अगर मान लो अपन को उत्पादन करना है तो उत्पादन करने के लिए अपन को क्या चाहिए होगा? भूमि चाहिए होगी, श्रम चाहिए होंगे, पूंजी चाहिए होगी, और सही है। अब मान लो खान ग्लोबल स्टडीज के पास पूरा लैंड आ गई, जिसमें ये हमने हॉल बनाया। बोलो यस। हमारे जैसे लेबर हो गए यहां पर। बोलो जी यस। कैपिटल हो गई जिससे ये तामझाम आया। बोलो जी यस। और हम सब ने मिलकर एक संगठन बना लिया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग, भाई साहब, हमने जब लिया है तो देंगे भी तो अब हम लोग क्या देंगे? अब हम लोग इनको वस्तुएं एवं सेवाएं देंगे। एवरीवन, क्या देंगे? वस्तुएं एवं सेवाएं, जैसे कहेंगे गुड्स एंड सर्विसेज। एवरीवन, देखो कुछ कह रहे हैं, साउंड क्लियर नहीं है जरा। तो वस्तुएं एवं सेवाएं मतलब गुड्स एंड सर्विसेज। राइट। तो दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें तो उपभोक्ता और उत्पादक, इन दोनों क्षेत्रों के बीच एक संबंध निकल के आ रहा है। रुक जाओ, थोड़ा सा और दिखा देते हैं आप लोगों को। तो इन दोनों के बीच एक संबंध निकल के आ रहा है, जिसे हम कहते हैं साधन सेवाएं यहां से यहां जाती हैं और इसके बदले वस्तुएं एवं सेवाएं आती हैं। बोलो सही है? इतनी बात समझ में आ गई? अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, जरा ध्यान से देखना। अब दोस्तों, जब हमने इन लोगों से, हम मतलब उत्पादक हैं यहां पे, जब हमने इन कंज्यूमर से साधन सेवाएं ली, तो हम भाई साहब इसके बदले भी तो कुछ वापस देंगे या नहीं देंगे? इसका मतलब है हम इसके बदले इनको क्या देंगे? इसके बदले हम इनको देंगे साधन आय, इंग्लिश में कहेंगे फैक्टर
इनकम। बिल्कुल रटना नहीं है, पूरी इकोनॉमी को समझना है। कैसे समझना है जरा ध्यान से देखो। मेरे पास एक बंदा आया और कहता है कि मुझे एक कंपनी खोलनी है और मुझे लैंड चाहिए, भूमि चाहिए। तो मैं कहूंगा ठीक है भाई ले ले, और मुझे इसके बदले क्या दे देना, रेंट। बोले तो किराया। बोलो जी यस और नॉट। मैंने उसको लेबर दिए, वो कहेगा मैं उससे मांगूंगा क्या, वेजेस। बोले तो मजदूरी। एवरीवन क्या, मजदूरी। जब मैंने इनको पूंजी दी तो इसके बदले मैं इनसे लूंगा क्या, ब्याज, इंटरेस्ट। जब मैंने संगठन इनको बनाया तो इसके बदले में शेयर करूंगा अपना क्या, लाभ। तो दोस्तों ये चार चीजें याद रखना, जरा ध्यान से सुनने की कोशिश करना। एक होता है जिसे हम कहते हैं साधन सेवाएं। जल्दी से बताओ साधन सेवाओं में क्या क्या आता है। बोलो जी यस। अब दोस्तों इसके बदले हम इनको क्या देते हैं, साधन आय। साधन आय का मतलब भूमि के बदले क्या देंगे हम इनको, किराया। इसके बदले क्या देंगे, मजदूरी। और दोस्तों इसके बदले क्या, ब्याज। और इसके बदले लाभ। क्या ये संबंध इकोनॉमी का समझ में आ गया। आज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं कि इकोनॉमी चलती कैसे है, इकोनॉमी में होता क्या है। यहीं से धीरे धीरे मोहब्बत होना और शुरू होगी। जे इतने की मोनियन को आ रहा हो कि नहीं, पक्का ना। दोस्तों क्या इतनी बात सारे समझ गए, श्योर। चलो अब जब हमने इनसे साधन सेवाएं ली और इसके बदले हमने इनको साधन आय दे दी। अब जरा गौर से समझो। अब आप लोगों के पास मतलब कंज्यूमर्स के पास साधन आय के जरिए जल्दी बताओ क्या आया, अरे पैसा। एवरीवन क्या आया, देखो आप जरा गौर से देखो, किराया, मजदूरी, ब्याज, लाभ के जरिए क्या आया, पैसा। एवरीवन क्या आया, यह बात समझ में आ रहा हो कितनों, ओह माय गॉड। तो दोस्तों अब जरा ध्यान से देखना कि यहां से जब साधन आय के जरिए पैसा आया और उत्पादकों ने बाजार में वस्तुएं और सेवाएं रखी हैं, अपन इस पैसे को क्या करेंगे, इन वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करेंगे। तो इसे हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं उपभोग। एवरीवन उपभोग व्यय। किस पर, वस्तुओं एवं सेवाओं पर। उपभोग व्यय वस्तुओं एवं सेवाओं पर। बोलो जी क्लियर है। अब जरा ध्यान से आप लोग देखो, एक कंज्यूमर और एक प्रोड्यूसर, एक उपभोक्ता और एक उत्पादक के बीच में बस यही संबंध होता है। इसके अलावा उपभोक्ता और उत्पादक आपस में कोई संबंध शेयर नहीं करते। जल्दी से बताइए, अंकिता रानी लिखिए आप, ये लिखा तो है इतना बड़ा, ये लिखा दीजिए, लिखा दीजिए। अरे लिखा है भैया, लिखो नाउ। तो दोस्तों क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई। और इस क्लास के बाद ये पूरा छपा छपाया आपको मिलेगा आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में। कम ऑन, यस और नॉट। पढ़ाने का स्टाइल हमारा थोड़ा अलग है, किसी और को आता नहीं और हमारा जाता नहीं। कम ऑन दोस्तों, तो क्लियर है। तो बस आप देखते जाओ, बड़ा इतना आनंद देंगे आपको। सिर्फ अच्छी तरह समझो, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो ना। तो दोस्तों अब ये हो गया उपभोक्ता और उत्पादक के बीच संबंध। अब यहीं पर हमें एक चीज और देखने को मिलती है, और वो ये कि उपभोक्ता और उत्पादक इन दोनों के बीच में एक और होता है जिसे हम बोलते हैं बैंकिंग सेक्टर। एवरीवन क्या बोलते हैं, जरा ध्यान से देखना, जगह थोड़ी सी कम है इसलिए मैं बस इतना सा लिख रहा हूं, बैंकिंग। नाउ अब उपभोग, हाँ प्लीज
अच्छा ठीक है, इसी के बीच में होता है बैंकिंग। अब तो नहीं चमक रहा, और कुछ और तो तुम्हें चमकता हुआ ही पसंद आएगा, है? तो दोस्तों जरा ध्यान से देखिए, एक और होता है, दिस इज कॉल्ड बैंकिंग। कम ऑन, यस। अब आखिर उपभोक्ता, बैंकिंग और प्रोड्यूसिंग, इनके बीच में क्या संबंध है? इनके बीच में क्या संबंध है, जरा गौर से देखेंगे। बहुत ही सिंपल है, मैंने कल पहले ही कहा, इकोनॉमी हम लोग जीते हैं, देखते हैं, बस पढ़ते नहीं हैं। पढ़ते समय लगता है अरे भैया बड़ा बवाल विषय है, बोलो ऐसे ही लगता है या नहीं सबको ना? अब देखो कंज्यूमिंग सेक्टर, जरा ध्यान से देखना सारे लोग। प्रोड्यूसर ने, उत्पादक ने हमें किराया, मजदूरी, ब्याज, लाभ के जरिए पैसा दिया। अब इस पैसे को हम क्या करेंगे, यहां पर बचत करेंगे इसकी। एवरीवन क्या करेंगे, बचत। मतलब इस पैसे को हम कहां सेव करके रखते हैं, बैंक में। बिल्कुल सिंपल है, बोलो यस। अब बैंक में जब हम अपना पैसा रखते हैं, जब हम अपना पैसा रखते हैं तो वो पैसा उस पैसे पर बैंक हमें क्या देता है, ब्याज देता है। बिल्कुल सिंपल है, कम ऑन, यस। अब थोड़ा सा और आगे चलो, राइट। अब जरा ध्यान से देखना, थोड़ा और संबंध बताते हैं। हम लोग जो बैंक में पैसा सेव करते हैं, जब अपन लोग मुद्रा एवं बैंकिंग पढ़ रहे होंगे तो उस समय मैं आप लोगों को एक चीज पढ़ाऊंगा कि बैंक में कितने प्रकार के खाते होते हैं। सबने सुना तो है, बचत खाता, चालू खाता, एफडी और आरडी। इसे बहुत सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे कि बैंक में दो तरीके की जमाएं होती हैं, एक मांग जमाएं, एक समय जमाएं। अब ये क्या चक्कर है, ये अपन बैंकिंग की क्लास में अलग से पढ़ेंगे। कम ऑन, यस ना। अब दोस्तों हमने जो पैसा यहां सेव किया, बचत किया, सिंपल सी बात है, बैंक उसी पैसे को क्या करेगी, उसी पैसे को यहां पर कंपनीज को लोन दे देगी, ऋण दे देगी। बोलो जी यस। बैंक क्या पैसा छापता है? पैसा छापने का काम तो कौन करता है, आरबीआई करता है। तो जब अपन आरबीआई पढ़ेंगे तो बात करेंगे कि आरबीआई किस आधार पर नोट छापता है, जिसे अपन एमआरएस बोलते हैं। 1956 वगैरह 19 उस समय बताएंगे कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, 200 करोड़ ऐसा किसी ने सुना होगा, 115 करोड़ का गोल्ड, 85 करोड़ की विदेशी मुद्राएं, बहुत सारी चीजें अपन कवर करेंगे। कम ऑन, यस नाउ। दोस्तों बैंक तो पैसा नहीं छाप रहा, बैंक क्या कर रहा, जो पैसा हमने बैंक में जमा किया, बैंक इसी पैसे को इनको क्या देता है, लोन। बोलो जी यस। जब बैंक इनको इसी पैसे को लोन देता है तो अब बैंक तो भाई साहब व्यापार कर रहा है। अरे बोलो यार, जैसे आपको क्या लगता है, चाहे जो सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, वो तो व्यापार कर रही है। जब लोन दिया, बैंक इनसे क्या लेती है, ब्याज। एवरीवन क्या लेती है, ब्याज। जब बैंक ने इनसे ब्याज लिया, कुछ अपने बाल बच्चों के लिए रख लिया और कुछ ब्याज इनको दे दिया। तो यह संबंध है उपभोक्ता, बैंकिंग और उत्पादक के बीच। बोलो जय हो। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? बोलो जी यस, श्योर। उस वाले मोहल्ले में बालकनी सही चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा, ध्यान से देखना, 3 क्षेत्रों के बीच संबंध। किस किस के बीच का संबंध? सही है। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे, इतना तो सबने देख ही लिया, कुछ और दिखाते हैं अब आप लोगों को। अब यहां पर लाते हैं एक और सेक्टर, जैसे हम बोलेंगे क्या, गवर्नमेंट, बोले तो सरकार। अब सरकार की बात करेंगे, जरा देखिए नाउ। तो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट जल्दी से मुझे बताएं, क्या सबको सारी बातें समझ में आ रही हैं? राइट। तो ये देखना नहीं है अभी, सिर्फ इस पर और इस पर चर्चा होगी, ये तो सब आपने देख ही लिया होगा नाउ। यस यस, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। चलो देखो दोस्तों, अब कल मैंने कहा था एक उपभोक्ता है, एक उत्पादक है और एक और कौन है। अब हम देखेंगे कि हम लोग
कंज्यूमर्स उपभोक्ता सरकार से कैसे संबंधित हैं और उत्पादक सरकार से कैसे संबंधित हैं, जरा इसके बारे में बात करेंगे। कम ऑन यस। और इकोनॉमी के कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स, नए टर्म्स समझेंगे। देखो, बहुत ही सिंपल बात है कि हम लोग कंज्यूमर उपभोक्ता, एवरीवन, क्या है ये? कंज्यूमर उपभोक्ता, बोलो जी यस। अब देखो, हम लोग कंज्यूमर हैं। अब हम लोग सरकार को क्या करते हैं, क्या देते हैं, आइए जरा देखते हैं। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। हम लोग गवर्नमेंट को क्या देते हैं? टैक्स, बोले तो कर। सही बात है। उत्पादक भी सरकार को क्या देते हैं? टैक्स, बोले तो कर। सही है। हमने गवर्नमेंट को टैक्स दिया, कर, उसके बदले उत्पादक ने भी क्या दिया? टैक्स दिया। अब सरकार की बारी आई कि जब हमने सरकार को टैक्स दिया तो सरकार हमें क्या देगी? तो सरकार हमें क्या देगी? दोस्तों, बोलना नहीं है, सुनना है। क्या देगी सरकार हमें? तो सरकार हमें देगी स्थानांतरण भुगतान। इसलिए मैंने कहा बोलना नहीं है, सुनना है, क्योंकि ये देखिए एक नया शब्द आया, इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, अगर एक दो बच्चे हैं तो, ट्रांसफर पेमेंट्स, स्थानांतरण भुगतान। नया शब्द है सबके लिए, बोलो यस। क्या होता है थोड़ी देर बाद मैं आपको समझाऊंगा, राइट। अब जब उत्पादक ने गवर्नमेंट को टैक्स दिया तो सरकार इसको क्या देगी? तो सरकार इनको देगी, जिसे हम कह रहे हैं क्या? सब्सिडी। एवरीवन, क्या देगी? सब्सिडी। दोस्तों, ये शब्द तो बड़ा पुराना है, आप सबने सुना है, लेकिन इसका असली राज और असली मतलब आज आप समझोगे। कैसे? थोड़ी देर बाद देखते जाइए। नाउ, अब एक नया शब्द आया, स्थानांतरण भुगतान। जरा ध्यान से सुनना। अरे भैया, कछु समझ में आ रहा हो कि नहीं? अभी सिर्फ ये समझना है संबंध क्या चल रहा है। कम ऑन यस। तो हमने गवर्नमेंट को क्या दिया? एवरीवन, क्या दिया? उसके बदले गवर्नमेंट हमें क्या देती है? नाउ, अब इसकी मीनिंग समझो। स्थानांतरण भुगतान एक वो भुगतान होता है जो कौन करता है? जल्दी बोलो, ऑनलाइन भी बोलो, कौन करता है? किसको करती है? उपभोक्ता को। ये तो सामने लिखा ही है, लेकिन इसके बदले की आगे की लाइन मुझसे सुनो। ये एक वह भुगतान है जो सरकार करती है उपभोक्ताओं को, लेकिन जिसके बदले उपभोक्ता सरकार को कोई सेवा नहीं देता। मतलब दोस्तों, मैं खान ग्लोबल स्टडीज की तरफ से आप लोगों को दे रहा हूं सेवाएं। एवरीवन, क्या दे रहा हूं? सही बात है। मैं कोचिंग की तरफ से आपको दे रहा हूं सेवाएं, इसलिए कोचिंग मुझे देता है पैसा। एवरीवन, बोलो, समझ गए? दोस्तों, लेकिन मैंने सरकार को कोई सेवा नहीं दी, और बिना सेवा दिए जब सरकार ने मुझे पैसा दे दिया, तो ऐसे पैसे को इकोनॉमिक्स की भाषा में हम कहते हैं स्थानांतरित या हस्तांतरित भुगतान। बोलो, क्लियर है? क्या बात समझ गए? तो हस्तांतरित अभी नहीं समझे, अभी सिर्फ 60% समझे, 40% थोड़ी देर बाद समझ जाओ। क्या मीनिंग समझ में आई कि बिना सेवा दिए सरकार पैसा दे दे पीछे, तो क्या कहेंगे? क्या मतलब है दोस्तों, जरा यहां देख लो, और समझ में ना आए तो बॉर्नवीटा का डब्बा खरीद लो आज से। जैसे स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, बोलो यस और नॉट। क्या जैसे मैंने करी पीएचडी ड्यूरिंग माय डॉक्टरेट, और उससे पहले आई क्वालिफाइड द नेट जीआरएफ। तो दोस्तों, अब सरकार ने मुझे 2014 से लेकर 2018 तक 4 साल की स्कॉलरशिप दी। तो दोस्तों, क्या मैं सरकार को कोई सेवा दे रहा था? बिना सेवा दिए सरकार मुझे क्या दे रही थी? तो उसे हम लोग कहेंगे क्या? स्थानांतरण भुगतान। बोलो, समझ में आ गया? जिसको अभी भी नहीं आया वो नहीं, अभी बॉर्नवीटा नहीं, वो इसे पढ़ ले, और अब भी समझ में ना आए तो खल्लासी की तैयारी शुरू कर दे। दोस्तों, ओल्ड एज पेंशन, वृद्धा अवस्था पेंशन, बोलो समझ गए?
दोस्तों जो लोग वृद्ध हैं, जो लोग लाइक ओल्ड एज हैं और उन्हें सरकार जब पेंशन दे रही है, उन्हें सरकार जब पैसा दे रही है, तो क्या वो लोग सरकार को किसी प्रकार की सेवा दे रहे? दोस्तों इसे कहते हैं स्थानांतरण भुगतान। बोलो समझ गए? जैसे मान लो मेंस में एक क्वेश्चन आया था, डेमोग्राफिक डिविडेंड लाइक जनसांख्यिकीय लाभांश से क्या समझते हैं, ऐसे ही एक क्वेश्चन आ सकता है, ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, और उसके आगे कुछ और कनेक्शन जोड़ें उससे। क्या ये शब्द समझ में आ गया सबको? क्या हमारा और सरकार के बीच संबंध कैसा है, सारे लोग समझ गए? एवरीवन बोलो जी यस। नाउ दोस्तों चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब हमने देखा था ये शब्द सब्सिडी, आप लोगों ने इस शब्द को तमाम बार सुना है, सब्सिडी 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 सब्सिडी, लेकिन आज आप इसे दूसरे तरीके से समझेंगे और कुछ और समझ में आएगा। जरा ध्यान से देखना। पहला इसकी मीनिंग का पहला हिस्सा मैं बताऊंगा, मतलब आप बताओगे, दूसरा हिस्सा मैं बताऊंगा। पहला हिस्सा आप कि सब्सिडी कौन देता है, जल्दी किसको? हाँ किसको? सरकार देती है किसको? उत्पादक को, प्रोड्यूसिंग सेक्टर को। इसके आगे मेरे से सुनो, वह भुगतान जो सरकार उत्पादक क्षेत्र को करती है लेकिन उपभोक्ता क्षेत्र के स्थान पर। एवरीवन किसके स्थान पर? मतलब और सरल भाषा में समझो, ऐसा भुगतान, ऐसा पेमेंट जो किसको करना था? उपभोक्ताओं को। एवरीवन ऑनलाइन भी किसको करना था? किसने किया? किसको किया? उसे हम कहते हैं सब्सिडी। मतलब बड़ा चक्कर है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों आप सभी भाई बहनों ने एक नहीं तमाम बार सुना है, एलपीजी पर सब्सिडी मिलती है। बोलो सुना है? सुना है। लेकिन आज इसका असली मतलब समझो। एक एलपीजी सिलेंडर, जस्ट एग्जांपल ले लो, सरकार को पड़ता है 1200 रुपए का। जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं इसी रफ कि एक एलपीजी सिलेंडर कितने का पड़ता? श्योर। अब दोस्तों सरकार हमसे कहती है भाई साहब एक काम करो, 1000 रुपए आप दे दो। तो दोस्तों 1000 रुपए हमने दे दिए जब हमने एलपीजी मंगाया। बोलो क्लियर है? और उस पर दी है कि सब्सिडी किसने? इसका मतलब सरकार अब क्या करती है, वो जो 200 रुपए है वो अपनी जेब से किसको देती है? उत्पादकों को। लेकिन वो देना किसको था? इसे हम कहते हैं सब्सिडी। बोलो थोड़ा समझ में आया? जिसको इससे नहीं आया वो ऐसे समझ ले, मान लो जैसे किसान भाई हैं, या और अच्छा एग्जांपल लो कि अगर अपने घरों पर हम लोग सोलर पैनल इंस्टॉल, तो आजकल उस पर हमें सब्सिडी मिल रही है सोलर पैनल पर। अरे बोलो यस। सरकार कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सोलर एनर्जी का प्रयोग करें, इसको ज्यादा प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट। तो अगर आजकल हम लोग अपने घरों पर सोलर पैनल लगाएं तो सरकार हमें सब्सिडी दे रही है। इसका मतलब यह हुआ कि एक सोलर पैनल, मान लो एग्जांपल, 1 लाख रुपए का है। एवरीवन कितने का है? लेकिन 1 लाख रुपए में से हमें देने हैं सिर्फ 60-70 हजार रुपए। सरकार कह रही है भाई साहब सोलर पैनल सब्सिडी पर है। इसका मतलब 1 लाख की चीज हम कितने में लेंगे? 60-70 हजार। रिमेनिंग जो 30-40 हजार रुपए है वो कौन पे करेगा? किसको पे करेगी? किसके बदले? तो इसे हम कहते हैं सब्सिडी। बोलो दोस्तों क्या समझ में आया? बहुत ही बढ़िया से आया। एवरीवन राइट नाउ। दोस्तों शशि कुमार कह रहे हैं मास्टर जी दिल खुश कर दिया है। तो दोस्तों क्या सबको समझ में आया? अरे इकोनॉमी बहुत सरल विषय है और इतना सरल है कि अभी आगे आगे और सरल लगता जाएगा। ये चित्रहार सबके दिमाग में ठुस चुका? क्या कभी निकालने से भी निकलेगा? नहीं। चलो थोड़ा आगे चलते हैं। दोस्तों अगर हम एक देश के अंदर की अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं तो हम सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि हम या तो उपभोक्ता के बारे में पढ़ेंगे, या उत्पादक के बारे में पढ़ेंगे, या बैंकिंग क्षेत्र के बारे में देखेंगे, या सरकार। अब हम थोड़ा और संबंध डेवलप कर रहे हैं। अब हम चलते हैं पूरे विश्व में, और अब हम चलते हैं भारत का संबंध विश्व से किस प्रकार से है, लेकिन
आर्थिक रूप से मतलब अर्थव्यवस्था के नजरिए से हम देखेंगे हमारे देश का संबंध पूरे विश्व के साथ। तो आइए दोस्तों आपको बताते हैं, यहां चलेंगे। अब हम लोग बात करेंगे शेष विश्व। शेष विश्व का मतलब यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं, जो समझदार भाई बहन है वो समझ गए। शेष विश्व का मतलब है भारत के अलावा पूरी दुनिया। इंग्लिश में कहेंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या हम कह सकते हैं इसी को एक्सटर्नल सेक्टर, बाहरी क्षेत्र। इसी को हम कह सकते हैं क्या? एक्सटर्नल सेक्टर, बाहरी क्षेत्र। बोलो जी क्लियर? नाउ दोस्तों अब हम देखेंगे क्या, जरा ध्यान से सुनना। अब हम देखेंगे कि जो उपभोक्ता है और उत्पादक है, इनका पूरे शेष विश्व से कैसा संबंध होता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जो मैं बताने जा रहा हूं वो आप जानते हैं, बस मुझे बहुत सिस्टमेटिकली आपको बताना है। पहले हम देखेंगे कि आप लोग मतलब सारे उपभोक्ता शेष विश्व से क्या ताल्लुकात रखते हैं और क्या संबंध रखते हैं। बोलो क्लियर? और दोस्तों एक लाइन में ही बहुत सिंपल है, क्या कि हम लोग पूरे शेष विश्व को क्या देते हैं। जरा देखना क्या देते हैं। तो हम लोग देते हैं दोस्तों मानव बल का निर्यात। क्या मतलब हुआ पहले समझो। आप में से तमाम सारे लोगों के रिलेटिव्स, भाई बहन, मान लो मेरे बुआ का लड़का, मौसी की लड़की, विदेशों में जाके हम काम करते हैं। बोलो करते हैं या नहीं? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने देश से जो मानव बल है, हमारा मैन पावर है, इसको हम निर्यात करते हैं, इसका हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो पहला संबंध ये हो गया मानव बल का निर्यात। इसका मतलब हमारे देश के जो लेबर है वो पूरे वर्ल्ड में जाकर काम करती है। घर के लिए एक शब्द लिखो, कल बात करेंगे या कभी पूछेंगे, एक टर्म लिखो। क्या मोबाइल में दिख नहीं रहा क्या? इतना सा देखिए, एकदम परफेक्ट ना? ठीक है। नाउ दोस्तों एक शब्द लिख लो घर के लिए, लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स में अंतर, श्रम बल एवं कार्य बल में अंतर, श्रम बल एवं कार्य बल में अंतर, लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स में अंतर। ये आप लोग घर पे जाके पढ़ेंगे। कम ऑन यस। जब हम लोग कोई ना कोई चैप्टर पढ़ रहे होंगे उसमें आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि क्या होता है, लेकिन अगर पहले से आप थोड़ा पढ़ के रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कम ऑन यस। दोस्तों क्या ये बात सबको समझ में आई या नहीं? जल्दी बोलो एवरीवन। पीछे बस कॉपी बंद कर दो। आई या नहीं? श्योर? चलो दोस्तों अब हमने क्या किया, हमने शेष विश्व में अपने देश से लेबर गए। अब दोस्तों जब वो लोग विदेशों में काम करेंगे तो वहां क्या कमाएंगे? पैसा कमाएंगे। और पैसा कमा के वो कहां भेजेंगे? अपने देश में। तो इसे इकोनॉमिक्स की भाषा में हम कहते हैं विदेशी प्रेषण। इसे कहते हैं फॉरेन रेमिटेंस, विदेशी प्रेषण, फॉरेन रेमिटेंस। तो एक और इकोनॉमी का शब्द आपको समझ में आया। दोस्तों देखिए एक शिक्षक का काम क्या होता है, एक शिक्षक का काम होता है कि अपने विषय को सरल से सरल तरीकों से अपने विद्यार्थियों के सामने रख देना। कम ऑन यस। और जब विद्यार्थी उस शिक्षक के संबंध की जब किताब पढ़ें तो उस किताब से उन्हें प्यार होने लगे और उस किताब की सारी चीजों से समझ में आने लगे। कम ऑन यस। जैसे अभी क्या होता है, अभी दोस्तों जब आप लोग अखबार पढ़ते हैं डेली, ध्यान सुनना है बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप लोग डेली अखबार पढ़ते हैं तो अखबार में जो इकोनॉमी वाला पेज आता, या तो पढ़ते नहीं या तो समझ में नहीं आता। बोलो हाँ, जल्दी बोलो। ऐसे ही होता। लेकिन दोस्तों जब हम कुछ क्लास कर लेंगे 5-7 क्लासेस, तो आप सबसे पहले पन्ना पलट के वही पढ़ा करेंगे। बस उस दिन मैं मान लूंगा कि मेरा काम हो गया। कम ऑन यस। तो आओ दोस्तों एक शब्द हमने सीखा जिसे हमने कहा विदेशी प्रेषण
जैसे हमने कहा फॉरेन रेमिटेंस, इसका मतलब आप हमेशा याद रखना कि जो हमारे देश के लोग विदेशों में काम कर रहे हैं और वहां से जो वो पैसा भारत में भेजते हैं, उसे हम अर्थशास्त्र के नजरिए से क्या कहते हैं? विदेशी प्रेषण, मतलब फॉरेन रेमिटेंस। बोलो क्लियर? चलो अब आते हैं जरा प्रोड्यूसिंग सेक्टर और शेष विश्व के बीच का संबंध देखते हैं। मतलब हमारे देश के जो उत्पादक हैं वो पूरे विश्व से कैसे जुड़े हैं, क्या संबंध है उनका। तो दोस्तों ये भी आपको आता है। क्या मतलब? देखो ना एवरीवन, हम हैं उत्पादक, हमने क्या किया? विदेश में अपने वस्तु को बनाया और इस वस्तु को विदेश में निर्यात कर दिया। बोले तो क्या किया? एक्सपोर्ट। एवरीवन क्या किया? बोलो, समझ गए? जब हमने अपने देश में कोई वस्तु बनाई और उस वस्तु को विदेश में निर्यात किया, तो दोस्तों सीधी सी बात है, विदेश में जब निर्यात किया तो विदेश से हमारे पास क्या आएगा? पैसा आएगा। तो इसे हम लोग कहेंगे निर्यात प्राप्तियां। एवरीवन क्या कहेंगे? निर्यात प्राप्तियां, एक्सपोर्ट रिसीप्ट्स। एवरीवन क्या कहेंगे? एक्सपोर्ट रिसीप्ट्स, निर्यात प्राप्तियां। बोलो, समझ गए? दोस्तों जिस तरीके से उपभोक्ता और विशेष विश्व के बीच सिर्फ एक ही संबंध होता है, लेकिन उत्पादक और शेष विश्व के बीच दो संबंध होते हैं। पहला, कुछ हमारे देश की ऐसी कंपनियां हैं, कुछ ऐसे उत्पादक हैं जो पूरे विश्व में निर्यात करते हैं। वहीं पर कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जो पूरे विश्व से क्या करती हैं? आयात करती हैं। बोले तो इंपोर्ट करती हैं। बोलो हाँ या ना? मान लो हमारे देश में ये टीवी बनाने की कंपनी है, जस्ट टेक एन एग्जांपल, ये टीवी बनाने की कंपनी है और ये टीवी बनाने की कंपनी क्या करती है? विदेश से कुछ आइटम इसको बनाने के लिए आयात करती है, इंपोर्ट करती है। बोलो समझ में आया? अब दोस्तों जब हमने इंपोर्ट किया, तो हमने जब इंपोर्ट आयात करेंगे भाई साहब, तो पैसा देना पड़ेगा या नहीं? देना पड़ेगा या नहीं? तो इसको अपन कहेंगे आयात भुगतान। एवरीवन क्या कहेंगे? आयात भुगतान। तो दोस्तों ये है पूरे देश की इकोनॉमी, और आप लोगों को इकोनॉमी में क्या पढ़ना है? बस इतना सा बताओ दोस्तों। आप कोई भी इकोनॉमी की किताब उठा के देखो, उस किताब में जितने भी चैप्टर्स होंगे वो सिर्फ इतने ही होंगे। देखो मैंने कहा बस इतना ही पढ़ना है, कौन मोड़ी बोली आगे से, बस इसे लगा बस हो गई इकोनॉमी, राइट। तो दोस्तों ये है दोस्तों पूरी इकोनॉमी। बताओ दोस्तों आनंद आया या नहीं आया? हाँ पीछे। अब ऑनलाइन आप बताइए, क्लास के बाद पीडीएफ मिलेगी, राइट। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी क्या कह रहे हैं जरा बताइए। बुक का नाम भी बता देंगे? बिल्कुल बता देंगे। ठीक है ठीक है, चलो। तो दोस्तों कोई कह रहा पूरो तो सही है, समझ में आया? अगर यहां पे किसी को कोई डाउट है, आप अपने हाथ ऊपर करके मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। तो दोस्तों दिस इज द इकोनॉमी। हम लोग पढ़ेंगे उपभोक्ता के बारे में, और जस्ट जब ये क्लास खत्म होगी तो इस क्लास के बाद ये पूरा का पूरा चित्रहार आप लोगों को छपा हुआ मिलेगा। बोलो चलेगा? अब दोस्तों अब ये बताओ कि अब मैं इसको डिक्टेट, अब देखो क्या है मेरे पास दो ऑप्शन है, समझना। खान सर ने बहुत अच्छा सिस्टम बना रखा इसलिए, वरना मैं हमेशा अपने क्लास में नोट्स डिक्टेट करता हूं, राइट। लेकिन फिर मुझे लगा कि अभी मैंने इनको कल कुछ दिया, इन्होंने तुरंत मुझे प्रिंट करके दे दिया, मतलब 10-15 मिनट। मैंने कहा आदमी है कि मशीन है अंदर। तो दोस्तों अब जरा ध्यान समझो। अब मैं आपको कहूं यही बनाओ, तो यही बनाने में आप कम से कम 10 मिनट तो लगाएंगे या 7 मिनट लगाएंगे। बोलो यस। तो कल मैंने आपको समझाया था कि अर्थशास्त्र हमें सिखाता है संसाधनों का बेहतर प्रयोग करना। और दोस्तों यहां पर अपने लिए संसाधन, आपके लिए जो मैं हूं और मेरा जो संसाधन है वो बहुत सीमित है, मतलब समय। अरे बोलो यार। अब मेरी बीवी ने ऐसा तो कहा नहीं जाओ साल भर के बाद आना है। तो दोस्तों तो जो समय है, या फिर आपके पिताजी ने आपसे तो कहा नहीं जाओ बेटा पंचवर्षीय योजना बनाओ। अब क्या है, अब मैं यही अगर लिखवाऊं तो इट विल टेक टाइम।
तो दोस्तों जब आपको मैं लिखा लिखाया दे रहा हूं तो बताओ लिखवाना जरूरी है या नहीं? ईमानदारी से बताइए। मैं बता जो, और सुनो एक बात और, एवरीवन ऑनलाइन भी, हाँ भाई एवरीवन पीछे, सही है। लेकिन जब अपन एक्सक्लूसिवली मेंस की क्लास लेंगे तो वो लिखेंगे, क्योंकि मेंस सिर्फ लिखे बिना काम नहीं चलता। कम ऑन यस। लेकिन अभी अपन पीटी में पढ़ रहे हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ये पूरा बना बनाया चित्र आपको अभी क्लास खत्म होने के जस्ट बाद मिल जाएगा। कम ऑन, चलेगा? और साइमल्टेनियसली अगर किसी को बहुत चुल है लिखने की तो वो मेरे साथ साथ छापता जाए। कम ऑन, सही है कि नहीं? ना अब थोड़ा सा आगे चलते हैं दोस्तों, और मुझे लग रहा है अर्थव्यवस्था में जो चक्रीय प्रवाहन है वो क्या होता है सारे बच्चे समझ गए। जल्दी बोलो, यस और नॉट? श्योर? चलो नाउ दोस्तों अभी थोड़ा और इकोनॉमी में गहराइयों में डूबते हैं, सही है? अभी इसे देखो नहीं, सिर्फ सुनो मुझे। अब हम बात करेंगे पूरे देश में जो इकोनॉमी है के अंदर क्या है। ध्यान से, बहुत ही सिस्टमैटिकली चलते जा रहे हैं हम लोग। पहले हमने इकोनॉमिक्स क्या होता है उसे देखा, इकोनॉमी क्या होता है उसे समझा, फिर हमने इकोनॉमी के अंदर कौन कौन होता है उसे देखा, उपभोक्ता, उत्पादक, सरकार, बैंकिंग क्षेत्र और शेष विश्व, राइट। अब हमने देखा कि उनके बीच क्या संबंध होता है, हम वो भी बहुत अच्छे तरह समझ गए। बोलो जी यस। अब हम बात करेंगे कि जब एक इकोनॉमी है, मान लेते हैं कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है? राइट। अब देश की अर्थव्यवस्था चलती कैसे है, उसके अंदर होता क्या क्या है और कौन क्या क्या काम करता है, बहुत सिस्टमेटिकली चलेंगे। तो देखो दोस्तों, एक देश की इकोनॉमी के अंदर हम बात करेंगे भारत के आर्थिक क्षेत्र। एवरीवन क्या है? भारत के आर्थिक क्षेत्र। मतलब दोस्तों कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, इनको चलाने वाले भी तो कोई ना कोई होने चाहिए। अब हम बात करेंगे क्षेत्रों की, तो हमने देखा कि सबसे पहले हम बात करेंगे किसके आधार पर? किसके आधार पर? गतिविधियों के आधार पर, कि किसी देश में कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं। तो इसमें हमने क्या किया, अपने देश की इकोनॉमी के 3 हिस्से बांटे। हमने कहा एक होता है जिसे बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है जिसे बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र, और एक होता है जिसे बोलते हैं तृतीयक क्षेत्र। अब दोस्तों बाद में कुछ और अर्थशास्त्री निकल के आए, उन्होंने कहा ना जी ना, 3 नहीं। अब आप पूरे पटना के किसी कोचिंग में पढ़ेंगे तो 70% आपको 3 ही बताएंगे, लेकिन 30%, कल जो मैंने पॉइंट बोला था आज दूसरा पॉइंट है। ऐसा नहीं कह सकता कि मैं कोई नहीं बताएगा, लेकिन 30% लोग ही सिर्फ बताएंगे कि एक तीसरे सेक्टर जो हमारा टर्सरी सेक्टर है, जो तृतीयक क्षेत्र है, इसके अंदर ही 2 और क्षेत्र होते हैं। तो एक हम कहते हैं क्या, क्वार्टरनरी जिसे कहते हैं चतुर्धातुक, और एक है क्यूनरी जिसे हम कह सकते हैं पंचक, पंचांग या 5वां क्षेत्र। तो दोस्तों ये वाला दरवाजा बंद कर दो, थोड़ा सा गर्म आ रही हवा, वैसे ही माहौल बहुत गर्म है ना हो। तो दोस्तों अब हम अगर बात कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में गतिविधियों के आधार पर हमने 3 क्षेत्र बांटे। भैया पहले ये बताओ, कछु समझ में आ रहा हो? कितनों? पक्का? श्योर? ना? पक्का ना? चलो, तो गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था में क्या क्या होता, और तृतीयक के अंदर 2 और क्षेत्र, कौन कौन से? चतुर्धातुक और पंच, मतलब ऐसे बोलो इसको क्यूनरी, हिंदी में भी क्यूनरी बोल सकते हैं हम लोग ना। अब थोड़ा सा भी इसको डिफाइन करूंगा, लेकिन आगे चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। यहां पे हम बात कर रहे हैं क्या, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अब जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं, हम बात करेंगे वर्क कंडीशन, कार्य की परिस्थितियां, मतलब कार्य की। अब देखो यहां पे अपन काम कर रहे, जरा ध्यान समझना, यहां पे क्या कर रहे, अब काम की
कैसे काम कर रहे हैं, कंडीशन कैसी हैं, स्थितियां कैसी हैं, उसके आधार पर हमने दो हिस्सों में बांटा है। एक हम क्या कह रहे हैं, संगठित क्षेत्र, और दूसरा कह रहे हैं गैर संगठित या असंगठित। थोड़ा सा आगे चलें, अगर हम कह रहे हैं कि जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें स्वामित्व के आधार पर, ओनरशिप के आधार पर, तो दो तरीके के हैं, या तो सार्वजनिक या तो निजी। यह है इकोनॉमी का एक और मानचित्र। जरा ध्यान से सुनना। अब एक एक करके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और बढ़िया तरीके से देखेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र की, प्राइमरी सेक्टर की। प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर एक वो सेक्टर है जहां पर प्राथमिक क्षेत्र, जो प्राथमिक क्षेत्र है, यहां पर सबसे मेन बात अगर मैं करूं, यह प्रत्यक्ष रूप से भूमि या उससे संबंधित गतिविधियों से जुड़ा होता है, बस खत्म। मतलब जहां पर हम लोग एक ऐसा क्षेत्र जहां पर जो प्राकृतिक चीजें हैं, जो नेचुरल चीजें हैं, डायरेक्टली भूमि या इससे संबंधित कोई भी काम होगा तो सारे काम को हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी सेक्टर। एवरीवन पीछे क्लियर है? क्या मतलब, क्या मतलब? जैसे एग्रीकल्चर, कृषि किस में आएगा? जैसे मछली पालन, मत्स्य किस में आएगा? जैसे अगर हम बात करें फॉरेस्ट्री, वानिकी किस में आएगा? जैसे पशुपालन किस में आएगा? राइट। जैसे माइनिंग, खनन प्राइमरी, तो ऐसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। बोलो क्लियर है? अब जरा ध्यान से सुनना। जो लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं उन लोगों को हम रेड कॉलर वर्कर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड कॉलर वर्कर्स, लाल कॉलरधारी कार्मिक। तो जो लोग प्राथमिक क्षेत्र में हैं, जैसे किसान हैं, मछली पालक है, या जो उत्खनन या खनन में काम कर रहा है, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? रेड कॉलर वर्कर्स कहते हैं। कम ऑन, यस ना। अब चलते हैं और बात करते हैं जरा किसकी? द्वितीयक क्षेत्र की। द्वितीयक क्षेत्र जरा ध्यान से देखना। सेकेंडरी सेक्टर। दोस्तों बहुत ही सिंपल, जो सेकेंडरी सेक्टर है, जो द्वितीयक क्षेत्र है, ये वो सेक्टर है जो प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल लेता है। क्या लेता है? जो प्राथमिक क्षेत्र से रॉ मटेरियल ले और यहां पर आकर उसे अंतिम वस्तुओं में बदल दे, अंतिम वस्तुओं में बदल दे, इसे कहेंगे हम द्वितीयक क्षेत्र। मतलब समझो, अब अपन लोग क्या करा, प्राथमिक क्षेत्र से गेहूं लिए अपन ने। एवरीवन क्या लिए? वो कहां से निकले? सबको क्लियर? अब अपन ने गेहूं को प्रोसेस किया, बनाया, और उससे बना दिए ब्रेड्स, उससे बना दिए बिस्किट। तो वो कौन सा क्षेत्र हो गया? और जो ब्रेड और बिस्किट है उसे हम बोलते हैं अंतिम वस्तु। राइट। अभी जब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय आय की, तब हम अंतिम वस्तुओं पर थोड़ा और प्रकाश डालेंगे और वस्तुओं के प्रकार वहां पे आपको पढ़ाएंगे, तब और क्लियर होगा। कम ऑन, यस। दोस्तों जैसे मान लो मैंने लोहा जमीन से निकाला, आयरन निकाला, तो वो क्या हो गया? उसे प्रोसेस किया और दोस्तों बना दिया, मान लो पंखा, या अपना ये पंखा जो चल रहा है, तो ये क्या हो गया? द्वितीयक क्षेत्र। सही है? सरल भाषा में आप अपने आसपास जितनी चीजें देखते हैं, ये सब चीजों का उत्पादन कहां हुआ है? द्वितीयक क्षेत्र में हुआ है। क्या बात समझ गए? तो प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीयक क्षेत्र क्या है? सही है। जो लोग इस क्षेत्र में कार्य करते हैं उन्हें हम लोग ब्लू कॉलर वर्कर्स कहते हैं। एवरीवन, नीली कॉलरधारी, ब्लू कॉलर। दो तरीके हैं पढ़ाने के, या तो पढ़ लो या रट लो। अभी रटा है तुमने कि रेड कॉलर, ब्लू कॉलर, गुरुजी ने कहा तो कहते होंगे, बोलो यस। लेकिन अब उसे समझ लो। दोस्तों जो प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं, ये जनरली आमतौर पर
खुले धूप के नीचे काम कर रहे होते हैं, खुले आसमान के नीचे। किसान भाई लोग देख लो, बोलो सही बात है। अगर मैं आप लोगों को सवेरे से शाम तक खुले धूप में रख दूं तो शाम को तुम्हारा मुंह कैसा हो जाएगा? बोलो, समझ लिया एवरीवन? सही है। अब ये बताओ जब उत्पादन हो रहा है किसी चीज का, प्रोडक्शन हो रहा है, ब्रेड बनाई जा रही आटे से, गेहूं से, बिस्किट बनाए जा रहे, तो वहां पर उत्पादन करने के लिए अपन फ्यूल भी जलाएंगे। अरे बोलो यस। और जब गैस घर में जलती है तो उसका कलर कैसा निकलता? वो देख लो, उत्पादन ब्लू कॉलर। बोलो रटा या समझा? दैट्स इट, राइट। नाउ अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक और सेक्टर है जिसे हम लोग कहते हैं क्या? टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर, और इसे कह सकते हैं तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र, बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल दोस्तों। यही वो क्षेत्र है जो सेवाओं से संबंधित होता है, जैसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो जितनी भी सेवाएं हैं, सेवाओं का मतलब जल्दी से बताओ, मैं आप लोगों को क्या दे रहा हूं? क्या दे रहा हूं? सेवाएं। तो दोस्तों जब मैं आपको सेवाएं दे रहा हूं तो मैं किस सेक्टर में आऊंगा? टर्शरी। जैसे बैंकिंग जो हमने देखा, तो बैंकिंग किस क्षेत्र में होगा? इंश्योरेंस किस क्षेत्र में होगा? यातायात या परिवहन किस में होगा? दोस्तों इसे हम बोलते हैं क्या? टर्शरी सेक्टर, राइट। अब जो लोग टर्शरी सेक्टर में काम करते हैं उन्हें हम लोग व्हाइट कॉलर वर्कर्स कहते हैं। एवरीवन क्या कहते हैं? व्हाइट कॉलर वर्कर्स। जैसे ये तो मैंने रटा दिया, लेकिन अब मैं समझा दूंगा। वकील क्या देता है? सेवा। उसकी शर्ट का रंग कैसा होता? डॉक्टर क्या देता है? उसके कोट का रंग कैसा होता? दैट इज कॉल्ड व्हाइट कॉलर वर्कर्स। जब मोहल्ला की मोड़ियन को कछु समझ में आ रहा हो तो दोस्तों ये है हमारा एक अर्थव्यवस्था में कार्य। जहां देखो जरा, अर्थव्यवस्था में गतिविधियां तीन प्रकार की हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। सही है। अब थोड़ा अंदर चलो, थोड़ा अंदर चलो। तृतीयक क्षेत्र को हमने दो भागों में और बांट दिया। एक हमने कहा चतुर्धातुक क्वाटरनरी, एक हमने कहा क्यूनरी। अब बिल्कुल साइलेंस होकर सुनना। क्वाटरनरी और क्यूनरी ये क्या है? तो क्वाटरनरी जो है, चतुर्धातुक क्षेत्र है, वो क्षेत्र है जहां पर ज्ञान संबंधी काम होता है। कैसा काम? जैसे जैसे बोल रहा हूं बस वो सुनना है। अभी जस्ट क्लास के ये तो आपकी कॉपी में भी लिखा, देखो जो मैंने नोट्स दिए। और ऑनलाइन जो देखो, ऑनलाइन देखो जरा, तो बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव नोट्स दे रखे हैं। और अभी सिर्फ ये इंट्रोडक्शन है तो थोड़ा कम डिस्क्रिप्शन है, लेकिन जब अपन और अंदर चलेंगे तब बहुत डिस्क्रिप्टिव और देंगे। कम ऑन, यस और नॉट? नाउ दोस्तों बस अब वो नहीं देखना, बंद कर दो, से रख दो, ध्यान सुनो। ये एक वो क्षेत्र है चतुर्धातुक जहां पर ज्ञान संबंधी काम है। जैसे मैं आप लोगों को क्या दे रहा हूं, तो मैं किसके अंदर आऊंगा? तो जो शिक्षक है या ये हमारे भाई साहब बैठे हैं, ये देखो कितना इनको ज्ञान नहीं होगा कि कैसे कंप्यूटर ऑपरेट किया जाए। अरे बोलो यस और नॉट? कैसे क्लास चलाई जाए। तो ये सेवा दे रहे हैं, लेकिन ये किसके अंदर आएंगे? चतुर्धातुक। बोलो क्लियर है? पूरे देश में, ध्यान सुनना, पूरे देश में जो शोध का काम होता है, जो रिसर्च का काम होता है, जो डेवलपमेंट का काम होता है, वो भी इसी क्षेत्र में आता है। कम ऑन, यस? समझ में आ गया? राइट। नाउ अब हम चलते हैं क्यूनरी, सबसे लास्ट क्षेत्र है। बस एक लाइन बोलेंगे, खत्म। ये वो क्षेत्र है जहां पर हाईएस्ट डिसीजन मेकर्स आते हैं।
जहां पर सबसे उच्च जो निर्णायक लोग होते हैं वो आते हैं। मतलब हमारे देश का जो सबसे सुप्रीम लेवल है, हमारे देश में जो सबसे उच्च निर्णय लेने वाले लोग हैं वो किस में आते हैं? जैसे दोस्तों, जब आप लोग ऑफिसर्स बनेंगे और जब आप बीपीएससी क्वालिफाई करेंगे और आपको एसडीएम का पद मिलेगा तो आप लोग किस क्षेत्र में आएंगे? मतलब मुझसे भी ऊपर। वाह क्या बात है, कम ऑन यस। तो हमेशा दोस्तों पूरे इस जीवन काल में आप लोगों को सिर्फ दो सत्य मिलेंगे, एक सिर्फ आपके मां बाप और दूसरे आपके शिक्षक, जो चाहेंगे आप उनसे भी ऊपर जाएं। बोलो यस और नॉट? थैंक यू यार। तो सही बात है या नहीं? तो सिर्फ दो ऐसे लोग हैं पूरे ब्रह्मांड में, मतलब जिनसे तुम रोज कॉल पे बात करते वो भी नहीं है, तो दोस्तों है, अगर सिर्फ दो ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आप उनसे भी ऊपर जाएं, तो आप किस क्षेत्र में आएंगे? क्यूनेरी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस कहां आते हैं? क्यूनेरी में। बोलो सही है। जितने भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स किस में आते हैं? क्यूनेरी। दोस्तों ये हो गया कार्य की गतिविधियों के आधार पर हमारे देश में क्षेत्र। बोलो सही है। ये तो हो गया सिर्फ एक जनरल फिनोमिना आम समझ के लिए। अब थोड़ा सा इसको कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के आधार पर बात करते हैं, कंपटीशन के आधार पर करते हैं और स्पेशली बीपीएससी के आधार पर करते हैं। जरा ध्यान से सुनना। हमारे देश में जो कुल उत्पादन होता है, क्या? अब मैं कुल उत्पादन को सिर्फ एक शब्द में लिखूंगा और वो ये, राइट। अभी सिर्फ सुनना है, समझना नहीं है। जब मैं राष्ट्रीय आय पढ़ाऊंगा उसमें मैं जीडीपी का पूरा ऐसा ऑपरेशन करूंगा, एक एक शब्द को समझाऊंगा कि सकल, घरेलू और उत्पाद, इन तीनों को ऑपरेट करेंगे। लेकिन फिलहाल आज के लिए एक, अगर मुझे आम आदमी को समझाना हो कि जीडीपी क्या है, तो मैं सिर्फ एक लाइन बोलूंगा, एक साल में कुल उत्पादन एक देश में। एवरीवन, क्या? तो इसे कहेंगे जीडीपी। क्या समझ गए? और जरा ध्यान से बताओ, कुल उत्पादन कहां होगा? या तो प्राथमिक में होगा या मतलब इन तीनों क्षेत्र के कुल उत्पादन को जोड़ दो तो देश में क्या बन जाएगा? एवरीवन, सही है नाउ। लेकिन जब मैं आप लोगों को जीडीपी के बारे में बताऊंगा तो इसकी मीनिंग में बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ बोल रहा हूं कि एक देश के सीमा रेखा के अंदर, एक देश में और एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का योग, इसमें मूल्य शामिल है। अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब ये पढ़ रहे होंगे तब। लेकिन अभी के लिए 3 लाइन है। जीडीपी का मतलब जल्दी बताओ क्या? सही है, एक देश में एक साल में कुल उत्पादन, राइट। दोस्तों हमारे देश की जो जीडीपी है, इसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है, वो किसका है? ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। अगर हम बात करें कि हमारे देश की जो कुल जीडीपी है, मान लो आप लोगों ने सुना होगा रफ भाषा में कि मोदी जी चाहते हैं कि 2025 तक, 24-25 तक देश की जीडीपी को कितना करना है? $5 ट्रिलियन। एवरीवन, कितना? 5 ट्रिलियन, सही है। लेकिन मान के चलो, अगर हम अभी बात करें कि हमारे देश की जो वर्तमान जीडीपी है वो $3 ट्रिलियन की है। एवरीवन, कितने की है? $3 ट्रिलियन की है। तो $3 ट्रिलियन में जो सबसे ज्यादा हिस्सा है वो किसका है? और सबसे कम हिस्सा किसका है? लेकिन प्राथमिक क्षेत्र का जीडीपी में योगदान सबसे कम है, लेकिन जो सबसे ज्यादा लोग हमारे देश में कार्य करते हैं वो कहां करते हैं? प्राइमरी सेक्टर में। क्या बात समझ में आई? मतलब हमारे देश के 50% के लगभग लोग कहां पर हैं? लेकिन देश में 50% से भी ज्यादा जीडीपी में हिस्सा किसका है? टर्शरी सेक्टर का। क्या बात समझ गए आप? नाउ अब जरा ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे, जरा ध्यान से इसको थोड़ा एनालिसिस करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट आंकड़े। जरा ध्यान से देखिए आप। पहले ये देखो क्या लिखा है, सेक्टर वाइज शेयर इन द जीवीए।
आप इसे जीवीए ना पढ़ के अभी पढ़ेंगे जीडीपी। ये जीवीए और जीडीपी का क्या चक्कर है वो मुझ पे छोड़ो। कम ऑन, यस। नाउ जीडीपी एट करंट प्राइसेस, हिंदी में कहेंगे वर्तमान मूल्य। ये भी अभी आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि पढ़ा नहीं रहे। यहां पे कांस्टेंट प्राइस लिखा है, मतलब स्थिर मूल्य। और ये स्थिर मूल्य क्या है, करंट प्राइस क्या है, ये भी अपन राष्ट्रीय आय में पढ़ेंगे। अभी अपन कुछ और चीज देखना चाह रहे हैं, उसे देखें। सिर्फ देखना दोस्तों, हमारे देश की जो जीडीपी है उसमें हम यहां पे कौन सा सेक्टर है, ये कौन सा है और ये कौन सा है, राइट। तो देश के जीडीपी में बिल्कुल करंट की बात अगर मैं आपके साथ करूं तो बिल्कुल करंट में देखो 21-22 वित्तीय वर्ष में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान मात्र कितने परसेंट है, जिसको अगर ऑनलाइन या किसी को दिख नहीं रहा तो यहां मैं लिख देता हूं 21%। द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है, 26.5%। और तृतीय क्षेत्र का कितना है, 52.5%। कॉपी में नोट करो जल्दी जल्दी से, लिखिए। जीडीपी में देश के, जीडीपी में देश के, जैसे दिख नहीं रहा उसे मैं बोल रहा हूं, लिखें, ऑनलाइन भी लिखें। जीडीपी में देश के विभिन्न क्षेत्रों का योगदान, जीडीपी में देश के विभिन्न क्षेत्रों का योगदान। नंबर 1, मतलब जो नोट्स में नहीं होगा वो मैं यहां क्लास में बोलूंगा। कम ऑन, यस और नॉट। बिल्कुल चिंता मत करो, बड़े भाई की तरह थोड़ा सा आप समझो। और मुझे इतना तो समझ में आ गया कि अब आप लोगों को इकोनॉमिक्स में स्वाद जरूर आ गया होगा। बोलो, आया है नहीं, जल्दी बोलो। श्योर। नाउ विभिन्न क्षेत्रों का योगदान, नंबर 1 पॉइंट लिख लो। पहला पॉइंट, प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र 21%, 21%। वित्तीय वर्ष ही बताएं, ये सिर्फ 21-22 का है अभी, वो हम लिखेंगे। प्राथमिक क्षेत्र 21%, द्वितीय क्षेत्र 26.5%, 26.5%। तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र 52.5%। और आगे एरो डाल के ब्रैकेट में लिख लो, तीनों के सामने अगर अलग अलग लिखा है, एक साथ लिखा है तो ब्रैकेट में लिख लो, वित्तीय वर्ष 2021-22, वित्तीय वर्ष 2021-22, राइट। वहीं पर लिख लो नीचे अलग से वित्तीय वर्ष 2020-21, क्योंकि बीपीएससी बहुत चंट है। ध्यान सुनना, ध्यान सुनो, सुनो, एनालिसिस देखो पेपर का, सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझना है, विषय को जीना है, समझना। अब बीपीएससी बड़ा चंट आदमी है, वो क्या करेगा, 21-22 ना पूछ के वो 20-21 में घुस जाएगा। अरे बोलो यस। तो लिख लो वित्तीय वर्ष 2020-21, उसमें लिख लो प्राथमिक क्षेत्र 22.1%, 22.1%। द्वितीय क्षेत्र 25.5%, 25.5%। और तृतीय क्षेत्र 52.4%, 52.4%। बाकी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, चतुर्धातुक और क्यूनेरी मैंने आपके नोट्स में दे रखे हैं। बोलो, लिखा हुआ वहां? श्योर। नाउ चलें आगे, चलो। दोस्तों पढ़ना नहीं है, सुनना है, पहले ध्यान सुनिएगा। सिर्फ कुछ चीजें देखो, ये है क्या। जैसे अगर हम बात करें बीपीएससी में, जो मैंने कल बताया था 2067 में 68 में बीपीएससी में कितने क्वेश्चन आए, 15 दोनों में।
तो हम ऐसी उम्मीद ले रहे हैं कि 12 से 15, 16, 17 क्वेश्चन होंगे। अगर उसमें से हम बात करें तो 30% क्वेश्चन जो थे और या 40% जो क्वेश्चन थे वो सिर्फ डेटा से थे, आंकड़ों से थे। कम ऑन, यस और नॉट? अब जरा ध्यान से सुनेंगे, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ सुनना है, इसको कुछ नहीं करना है। आप देखिएगा जो हमारे देश में ग्रोथ आई है, मतलब समृद्धि, एवरीवन, क्या समृद्धि? तो जो समृद्धि निकल के आई है 2022-23, तो यहां पे ध्यान से देखो 2022-23, राइट? तो जो 2022-23 में भारत का, इसे भी हम लेके चल रहे हैं जीडीपी, ये क्या जीवीए, तो आप लोगों को जब मैं नेशनल इनकम पढ़ाऊंगा तो ध्यान से सुनना। 2015 से पहले, सिर्फ सुनना है अभी, 2015 से पहले भारत में राष्ट्रीय आय आकलन का तरीका अलग था और 2015 के बाद से भारत में सरकार ने राष्ट्रीय आय के आकलन का तरीका बदल दिया। 2015 से पहले कुछ और था और 2015 के बाद क्या हुआ कि हमने एक यूनाइटेड नेशन का SNA, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट, उसकी पद्धति को अडॉप्ट किया और अब हम लोग 2015 के बाद से यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो SNA 2008 का मॉडल है उनका, उस आधार पर निकालते हैं। तो हमारे जो देश की सरकार पहले जीडीपी करती थी, आजकल हमारे देश की सरकार क्या करती है? जीवीए। ये जीवीए क्या है छोड़ो, अभी के लिए जीडीपी आपके लिए। कम ऑन, यस? पूरा ऑपरेट करेंगे इसको, ग्रॉस वैल्यू एडेड, सकल मूल्य वर्धन कैसे निकलता है पूरा समझाएंगे। तो अभी फिलहाल देखो जीडीपी, तो 2022-23 में भारत की जो जीडीपी रही है वो कितनी? 6.7%। बोलो जी, क्लियर है? 6.7%। अब जरा ध्यान से सुनना, अभी मैंने आप लोगों को कहा कि भारत में जो प्राथमिक क्षेत्र है, जो द्वितीयक क्षेत्र है और जो तृतीयक क्षेत्र है, तीनों क्षेत्रों से क्या मिलता है? जोड़ दें, जीडीपी मिलती है। तो अब जरा इसे पढ़ो, क्या लिखा है ये? एवरीवन, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, ये क्या है? माइनिंग, क्योरिंग। इसमें प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित क्या है? ये कि ये बालकनी, ये या ये? शाबाश। तो दोस्तों ये है प्राथमिक क्षेत्र। तो जो प्राथमिक क्षेत्र है वो ये दोनों चीजें हैं। हिंदी में बता देता हूं, माइनिंग, खनन, इसका मतलब उत्खनन, खनन और उत्खनन। कम ऑन, यस? इसमें अगर हम क्या देखें, ग्रोथ, तो कितनी कृषि वगैरह में कितनी आई है और इसमें कितनी आई है? मुझे लग रहा आप लोग समझ पाए हैं। कम ऑन, यस? मान लो बीपीएससी क्वेश्चन पूछे कि 2022-23 में हमारे प्राथमिक क्षेत्र में समृद्धि दर क्या है, तो आप इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया? 5.9। क्या समझ गए दोस्तों? ऐसे ही मैं आपको पूरे आंकड़े, पूरा किस तरीके से कितनी जरूरत है वो सिखाऊंगा। क्या बात समझ पा रहे हैं आप? अब देखिए दोस्तों, मैंने कहा दूसरा कौन सा क्षेत्र होता है? द्वितीयक। तो देखिए, अब इलेक्ट्रिसिटी किस में आता है ये बताओ? विद्युत। हाँ, अच्छा मैं एक सवाल पूछता हूं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, सड़क का निर्माण किस में आएगा? सड़क तो जमीन पे बन रही, प्राथमिक या द्वितीयक? शाबाश। दोस्तों ये देखिए, मैन्युफैक्चरिंग, मतलब आप समझ गए, मैन्युफैक्चरिंग बनना, विद्युत, गैस, वाटर सप्लाई और अदर उपयोगी सेवाएं। क्या लिखा है ये? यूटिलिटी मतलब उपयोगी सेवाएं। तो जो अन्य उपयोगी सेवाएं हैं इन दोनों, और ये देखो क्या लिखा है ये? कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण। दोस्तों इन तीनों में अगर हम बात करें तो ये है, इतना है। एवरीवन बोलो, समझ गए? अगर हम अपने द्वितीयक क्षेत्र की बात करें, कितना हो गया? तो दोस्तों हमारे देश में 2022-23 में जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें 5.9% की समृद्धि देखी गई। द्वितीयक क्षेत्र में कितनी? 19.7%। इससे पहले जो हमने बात करी थी उतने परसेंट, वो क्या था? नहीं, वो क्या था जो हमने यहां बात करी? ये क्या है?
ये जीडीपी में योगदान है। एवरीवन, ये क्या है? जीडीपी में योगदान है। और ये क्या है? ये जीडीपी में वृद्धि है। बोलो, समझ गए? नाउ ये देखो, व्यापार, होटल्स, परिवहन, प्रेषण कम्युनिकेशन, सेवाएं और भी ब्रॉडकास्टिंग मतलब जो भी दूरसंचार है, वित्तीय, रियल एस्टेट, जमीनें वगैरह, और प्रोफेशनल सर्विसेज। जैसे मैं आप लोगों को जो सर्विसेज दे रहा हूं तो मैं प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा हूं। जब ये मुझे सैलरी देंगे तो उसका जीएसटी भी देंगे, क्योंकि मैं इनको अपनी सेवाएं दे रहा हूं। एवरीवन, तो इसमें मैं कहूंगा प्रोफेशनल सर्विसेज। कम ऑन, यस। यहां देखो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप लोग जाएंगे। अरे बोलो यार, मतलब विषय को समझो आप। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप करेंगे, डीएम एसडीएम बन के। कम ऑन, यस। नाउ सेवाएं, डिफेंस। तो दोस्तों, अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो हमारे देश में, जरा ध्यान से देखिएगा, लाइक यहां से है ना, हाँ, तो देखो कितना है, जल्दी जोड़ लो, नहीं जोड़ लो, 7 4 11 9 20, 28। दोस्तों, जो सेवा क्षेत्र में समृद्धि है वो कितनी है? 28%। लिख लो कॉपी में, हिंदी में लिखो, मैं बोल रहा हूं। वर्ष 2022-23 ऑनलाइन क्या हाल चल रहा है? ईमानदारी से बताइए दोस्तों, आनंद आ गया है नहीं? जल्दी से ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वर्ष 2022-23 भारत के जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रों की समृद्धि दर है। विभिन्न क्षेत्रों की समृद्धि दर है। नंबर 1 समृद्धि दर है, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं जीडीपी। समृद्धि दर है मतलब जीडीपी दर, जीडीपी समृद्धि दर, राइट। प्राथमिक क्षेत्र 5.9%, 5.9%, और ब्रैकेट में डाल दो कृषि। ये अलग से पूछा जाता है कई बार। कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन कहते हैं। कृषि, वानिकी, फॉरेस्ट्री मतलब वानिकी एवं मत्स्य, कृषि, वानिकी एवं मत्स्य 3.5%, 3.5%। नेक्स्ट लिख लो, नंबर 2 द्वितीयक क्षेत्र 19.7%, 19.7%। नेक्स्ट तृतीयक क्षेत्र 28%, 28%। बस इतना लिखना है। अब दोस्तों, इससे अपन को एक चीज और पता चल गई। कभी कभी ऊटपटांग क्वेश्चन भी आ जाते हैं। मान लो एक सवाल आ गया कि लोक प्रशासन किस क्षेत्र में आता है? जल्दी बताओ, समझ गए? निर्माण किस में आता है? व्यापार। देखो सुनो ध्यान से, जब हम इस व्यापार की बात कर रहे हैं, यहां पर ट्रेड, व्यापार, सुनना, इकोनॉमी क्यों बहुत टेढ़ा सब्जेक्ट है? वो इसलिए लिखा कुछ होता है, समझते कुछ और है, और होता कुछ और है। जब हम यहां व्यापार की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम बात कर रहे हैं आयात और निर्यात। एवरीवन, ये कौन सा व्यापार है? आयात और निर्यात। बोलो क्लियर? नाउ दोस्तों, ये सिर्फ आपको सुनना है, ये काम का नहीं है, अभी सिर्फ सुनना है। एक इकोनॉमी में देखिए आप क्या लिखा है, ये क्या है? ये लिखा है, देखो, ये भी ग्रोथ दी गई है, और किस वर्ष की? राइट। तो दोस्तों, अगर हम बात करें साफ साफ, जो जीडीपी है वो हमारे देश का कितना बड़ा है 22-23 में? 7%। बोलो क्लियर? और ये सब चीजें
जब अपन आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। आज हमने एक वर्ड बोला था निर्यात, बोला था, तो निर्यात में कितनी वृद्धि है, आयात में कितनी है, कॉपी में लिख लो। वर्ष 2022-23 दोस्तों आंकड़ों को बहुत अच्छी तरह घोल के पीना है आपको। कम ऑन, यस और नॉट। वर्ष 2022-23, वर्ष 2022-23 निर्यात 12.5%, 12.5%, आयात 20.9% एवं जीडीपी 7% की वृद्धि देखी गई है। दोस्तों ये तो हो गया हमारे देश में भारत की इकोनॉमी के आधार पर। अब चलते हैं जरा हम अपने बिहार की इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। बिहार के एक पर्सपेक्टिव को जरा ध्यान से देखो। यहां लिखा है कौन सा वर्ष, राइट। अगर ध्यान से देखिएगा 21-22, अभी वो वाला पेज निकालो आप अपनी कॉपी का, या फिर आप यहां देखो, छोड़ो। अभी हमने देखा था कि भारत का पूरे देश में जो प्राइमरी सेक्टर है, जो प्राथमिक क्षेत्र है, जो प्राथमिक क्षेत्र है 21-22 में इसका योगदान कितने परसेंट है, द्वितीयक क्षेत्र का और तृतीयक क्षेत्र का। क्लियर। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि बिहार में जो प्राथमिक क्षेत्र है उसका योगदान कितना है, राइट, और द्वितीयक क्षेत्र का और तृतीयक क्षेत्र का, ये तो कॉपी में लिख लो। वित्तीय वर्ष 2021-22 में, यस, खोलना है क्या, वर्ष 2021-22 में बिहार के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों का बिहार की जीडीपी में योगदान, बिहार की जीडीपी में योगदान। नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्र 26%, द्वितीयक क्षेत्र 15% एवं तृतीयक क्षेत्र 59%। दोस्तों ईमानदारी से बताइए आनंद आ रहा है या नहीं। अभी देखो कल का मेंस का क्वेश्चन हम एक डिस्कस कर रहे थे, कल एक मेंस का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था और उससे आज के इस क्लास को कोरिलेट करेंगे और आनंद का लेवल डबल होगा। सुनना, कल हमने देखा था कि एक क्वेश्चन था कि भारत की अर्थव्यवस्था की तुलना में बिहार की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण बताइए। बोलो था? तो दोस्तों जरा आप थोड़ा सा एनालिसिस करो। इकोनॉमी सिर्फ डेटा एनालिसिस इसी का विषय है। जरा ध्यान सुनना, थोड़ा सा एनालिसिस करो आप लोग, तो आप लोग पाएंगे क्या कि भैया हमारे देश में जो द्वितीयक क्षेत्र है उसका देखो प्राथमिक का योगदान सबसे कम। ऐसे देखो प्राथमिक, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। बोलो समझ गए? थोड़ा सा ऑब्जर्व करना कि हमारे देश में प्राथमिक सबसे कम, द्वितीयक, तृतीयक। लेकिन भाई साहब जब हम बिहार में आते हैं तो थोड़ा गड़बड़ काम दिख रहा है, थोड़ा गड़बड़ काम दिख रहा है। प्राथमिक से ज्यादा द्वितीयक और से ज्यादा टर्शरी। ये अपनी कॉपी में भी बना सकते हैं। दोस्तों जरा ध्यान से एनालिसिस करो कि बिहार का जो द्वितीयक क्षेत्र है वो भारत के द्वितीयक क्षेत्र से कमजोर है।
एग्रीकल्चर, ये हो गया। अच्छा सॉरी, अबे छोड़ो यार, भावनाओं को समझो, किसी और की भावनाएं तो बिना व्यक्त होते ही समझ जाओगे, हैं? तो दोस्तों जो प्राथमिक क्षेत्र है, लो, जो प्राथमिक क्षेत्र है, भावनाएं नहीं समझ रहे तुम, है? तो दोस्तों जरा ध्यान से सुनो, जो हमारे बिहार में जो द्वितीयक क्षेत्र है, इसका योगदान देखो आप क्या है, कम। और भारतीय अर्थव्यवस्था में बात करें तो द्वितीयक क्षेत्र का योगदान है वो प्राथमिक से क्या है, ज्यादा। इसका मतलब हम यहां पे देख पा रहे हैं कि हमारे बिहार में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, जो औद्योगिक ग्रोथ है, वो बड़ी कम है। बोलो जी यस नो। चलो दोस्तों थोड़ा सा और देखेंगे, ये हमारे बिहार से ही संबंधित है। और उसके आगे अगर हम देखें कि थोड़ा सा मैं इसको, अगर हम ध्यान से देखें कि 2021-22 में सबसे हल्का है, 20-21 में थोड़ा गाढ़ा रंग है, और 19-20 में थोड़ा और गाढ़ा, और 18-19 में और गाढ़ा। इस ग्राफ की स्टडी जरा थोड़ा ध्यान से करना आप दोस्तों। 2021-22 में देखो ये क्या है, ग्रॉस सकल, एवरीवन क्या है ये, सकल, और ये स्टेट मतलब बिहार के राज्य की जीडीपी, मतलब ये है बिहार की जीडीपी। एवरीवन क्या है ये? तो आप जरा ध्यान से देखो 2021-22 में बिहार की जो जीडीपी है ये 21-22 में कितने प्रतिशत आई है? 11। कम ऑन यस, कॉपी में लिखो 2021-22। बेटा बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन फंसाऊंगा, देखते जाओ आपके पीडी में। कम ऑन यस, बोलो आनंद आ जाएगा। एग्जामिनेशन में याद रखोगे? बेटा चेहरा सामने घूम रहा होगा गुरुजी का, याद रखना दोस्तों। 2021-22 बिहार की जीडीपी में वृद्धि दर 11%। 11%। अब जरा गौर से देखो भाई साहब, 20-21 में क्या चल रहा था? रोना। हाँ, कोरोना की वजह से रोना। कम ऑन यस। देखो भाई साहब, बिहार की जीडीपी भी रो रही थी। माइनस लिख लो 20-21, -3.2%, क्योंकि उत्पादन बिल्कुल क्या हो गया था? ठप। अरे बोलो यस। तो जीडीपी क्या हो गई? माइनस में चली गई। माइनस का मतलब कैसे, वो जीडीपी कैलकुलेट करते समय बता देंगे। कम ऑन यस। यहां देखो लिख लो 2019-20 4.4%, क्योंकि हमें 2-3 साल के आंकड़े पढ़ने हैं एक साथ। एवरीवन कम ऑन यस। तो 2019-20 4.4%। 2000 बिहार की जीडीपी में वृद्धि दर यही लिखा। 21-22, 20-21 -3.2% एवं 19-20 4.4%। क्लियर? सही? नहीं समझे? खून पी लो। नाउ देखो दोस्तों, इस टॉपिक को खत्म करते हैं और आज का सेशन बस 5 मिनट और लेंगे आपका, क्योंकि ये देखो ये वाला हिस्सा पूरा मास्टर बन गए आप लोग। एक सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो कहां आएंगे? कहां? यहां क्या? यहां? यहां दोस्तों, जो लोग क्यूनेरी सेक्टर में काम करते हैं उन्हें हम लोग गोल्ड कॉलर वर्कर्स कहते हैं। एवरीवन क्या कहते हैं? गोल्ड कॉलर। जो लोग प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं उसे क्या कहेंगे? द्वितीयक क्षेत्र में, तृतीयक क्षेत्र में, और जो सबसे ऊपर कौन होंगे? आप लोग। तो एक बार अपने लिए तालियां हो जाएं यार। कम ऑन। तो मतलब आप लोग क्या कहलाएंगे? गोल्ड कॉलर्स। कम ऑन यस। तो और दोस्तों, उस दिन जिस दिन आप गोल्ड कॉलर वर्कर बन जाएंगे उस दिन सबसे खुश आदमी आपके पिताजी होंगे। और इमेजिन करो सिर्फ एक चीज
जब आप लोग बिल्कुल हताश हो जाएं, लगे कि भैया पंखा दिख रहा हो, तो उस दिन सिर्फ एक चीज सोचना कि जिस दिन आप सिलेक्ट हो गए, ध्यान सुनना, बिल्कुल कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो, बिल्कुल हताश, तो सिर्फ एक चीज सोचना कि जिस दिन आप सिलेक्ट हो जाओगे और कहोगे पापा हो गया, उस दिन आपके पिताजी जब 10 लोगों के सामने बैठे होंगे तो उनकी छाती अपने आप चौड़ी हो रखी होगी। अरे बोलो यस। और आपकी माताजी जब 10 औरतों के साथ बैठी होंगी तो उनकी नजरें का स्तर ही कुछ और होगा। बोलो जी सही बात है। तो जिस दिन लगे कि यार नहीं, तैयारी नहीं करनी, अब मन नहीं लग रहा, उस दिन आंख बंद करो, 10-15 मिनट सोचो कि जिस दिन मैं सिलेक्ट होकर जाऊंगा उस दिन मेरे माता और पिता का क्या हाल होगा। उस दिन वो जब रोएंगे तो उस रोने में भी स्वाद आ रहा होगा। कम ऑन, सही बात है। तो उस सपने के साथ पढ़ना है। कम ऑन, सही। चलो दोस्तों, हमने ये पूरा ऑपरेट कर लिया और मुझे लग रहा है आप इसके मास्टर हो गए। कम ऑन, सही है। आ जाओ यहां ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। दोस्तों, जो संगठित और गैर संगठित क्षेत्र है, बस एक लाइन बोलेंगे सब समझ में आ जाएगा। जो संगठित क्षेत्र है वहां पर नियम और कानून के साथ काम होता है। ध्यान सुनना, किसके साथ? वहां पर कार्य की शर्तें तय होती हैं, वहां पर क्या है, कार्य का समय तय होता है, वहां पर वेतन नियमित होती है। एवरीवन, कैसी होती है? नियमित। दोस्तों, जहां ये सब ना हो वहां क्या है? जहां पर छुट्टियां नियमित, जैसे जहां पर छुट्टियां क्या हो? नियमित। जहां पर छुट्टियों का कोई अता ही पता नहीं तो वो क्या होगा? तो दोस्तों, अगर हम बात करें जरा ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड के बीच, तो जरा ध्यान से सुनिएगा, इसे देखते हैं। यहां संगठित और यहां पर गैर संगठित। दोस्तों, यहां पर रोजगार की शर्तें कहां होंगी, कहां नहीं होंगी? समझ गए? सरकार के नियम कहां? यहां पर नहीं। यहां पर नियमित मंथली सैलरी, बोलो सही है, ऑर्गेनाइज्ड। यहां नहीं। यहां पर नौकरी की सुरक्षा कहां? ऑर्गेनाइज्ड। यहां पर नहीं। जहां पर अतिरिक्त बेनिफिट, जैसे स्वास्थ्य बेनिफिट मिल रहा, आप अस्पताल में जा रहे, सरकारी आदमी है, तो आपसे क्या होगा? बाद में पैसा मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहां पर है, यहां पर नहीं। बोलो समझ में आया? अगर हम लास्ट बात करें, एक और बात जरा ध्यान से देखिए। प्राथमिक, द्वितीयक, ईमानदारी से बताइए, आनंद आया या नहीं? मतलब ज्ञान का पिटारा खुला या नहीं? कम ऑन, सही ना। दोस्तों, अब अगर हम बात करते हैं अपने देश के बाहर, तो 2 तरीके की अर्थव्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। ये देखिए, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था 2 प्रकार की हैं। मतलब दोस्तों, सिर्फ 4 या 5 क्लास जब होंगी ना, ये मेरे जीवन का पिछले 11 साल के पढ़ाने का अनुभव है कि जब 5, 6, 7 क्लास आप लगाओगे, उसके बाद आप और आपके मित्रों के बीच सिर्फ इकोनॉमिक्स की ही बातें होंगी। ऐसा मेरे एक नहीं हजारों स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि सर अब तो चर्चाएं भी हॉस्टल में, पीजी में सिर्फ अर्थशास्त्र पे ही चलती हैं। 12-12 बजे स्टूडेंट कॉल कर रहे हैं, गुरुजी ये बताओ क्या होगा। तो यहाँ पे कुछ बच्चे मुझे लग रहा है कि कभी मैंने देखे हैं। ऐसे देखा है क्या आपको कभी? है नहीं देखा? तो तुम्हारे शकल का ही हो, आप देखा है? यस, ये देखो जो मौला बैठो नीचे है। तो और भी है, कुछ और भी हैं। यस दोस्तों, जरा ध्यान से देखिए। एक है ओपन इकोनॉमी, ध्यान सुनना, खुली अर्थव्यवस्था। और एक क्या है? बोले तो बंद अर्थव्यवस्था। बस एक लाइन। ऐसी अर्थव्यवस्था, जरा ऊपर टॉपिक पढ़ो, क्या लिखा? क्या लिखा? मतलब अंतरराष्ट्रीय संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था। क्या? अंतरराष्ट्रीय संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था। तो अपन कह रहे हैं खुला, इसका मतलब अपन विदेश जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। इसका मतलब जहां पर आयात एवं निर्यात, आयात एवं निर्यात होता हो, इसे क्या कहेंगे? और दोस्तों, जहां पर आयात एवं निर्यात, जैसे अगर हम बात करें, ध्यान सुनो, जैसे अगर हम बात करें
1990 से पहले, एवरीवन 1990 से पहले 1991 में हम लोग क्या लाए थे? कभी विशेष तौर पर बात करेंगे, इनकी मीनिंग बताएंगे आपको, एक लाइन में अभी बता के ही छोड़ेंगे। 5 मिनट और चलेगा? श्योर? नाउ ध्यान सुनना, जब 1991 में हमारे देश में, पीछे वाला मोहल्ला सही है, जब 1991 में हमारे देश में हम लोग एलपीजी लेकर आए, एल का मतलब है लिबरलाइजेशन, इसका मतलब है उदारीकरण। एवरीवन क्या है? एक लाइन में समझो। 1990 तक भारत की अर्थव्यवस्था कौन सी थी? पीछे समाजवादी। मतलब पूरा का पूरा वर्चस्व किसका था? सारा का सारा नियंत्रण किसका था? ऐसे टाइम पर मैं सरकार के पास पहुंचा और मैंने कहा, सरकार मुझे एक शर्ट बनाने का व्यापार करना है, लाइसेंस दे दो। क्या सरकार मुझे लाइसेंस देगी? और देगी तो बहुत मुश्किल से देगी। तो दोस्तों, जब सरकार उत्पादन के लिए लाइसेंस पद्धति को सरल बना दे, इसे कहते हैं लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। सरकार उदार हो गई, कहा भाई साहब आओ लाइसेंस लो और उत्पादन करो। तो ऐसे हमने, लेकिन कुछ क्षेत्रों को सरकार ने अपने पास रख लिया जिससे देश की अर्थव्यवस्था ना बिगड़े। तो दोस्तों ऐसे उदारीकरण, बोलो क्लियर? पी मतलब प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। ध्यान से सुनना, निजीकरण, इसका मतलब क्या हुआ? निजीकरण का मतलब यह हुआ, एक लाइन में समझना, कि जो सरकार की कंपनियां हैं और बिल्कुल मर रही, बिल्कुल लाभ में नहीं जा रही, हानि 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 हो रही, उत्पादन कर ही नहीं पा रहे, उन कंपनियों को जब सरकार प्राइवेट कंपनियों को बेच दे तो उसे हम लोग कहेंगे प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। बोलो क्लियर है? जैसे अभी हमने देखा कि एयर इंडिया, एवरीवन, एयर इंडिया क्या था? एयर इंडिया क्या था? पब्लिक मतलब सार्वजनिक, मतलब सरकार। तो हमने एयर इंडिया सार्वजनिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र को टाटा को बेच दिया, तो हमारा क्या हो गया? प्राइवेटाइजेशन। बोलो समझ में आया? दोस्तों, एक होता है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। इसका मतलब सीधी सी बात कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोल दो और कह दो कोई भी आए कोई भी जाए। इसका मतलब आयात और निर्यात को हमने बढ़ावा दिया और उसे हमने कहा कौन सी इकोनॉमी हो गई हमारी? ओपन। पहले कौन सी इकोनॉमी थी? क्लोज्ड। मुझे लग रहा समझ गए आप। इसका मतलब 1990 तक भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत हद क्लोज्ड थी, लेकिन 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी हो गई? ओपन हो गई। बोलो आनंद आया? ना। बस लास्ट 2 मिनट और ध्यान से सुनिएगा। आज हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म। कल हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक नया चैप्टर, इन्फ्लेशन। पहले से मुद्रास्फीति, ऐसे एरो बनाया था कल, उसी दिशा में चलेंगे। कम ऑन यस दोस्तों, मुद्रास्फीति कल स्टार्ट करेंगे और जो भी अपन लोग पहले स्टार्ट करेंगे अगले दिन, वो मैं आज के दिन बता के जा रहा, जिससे आप लोग थोड़ा पढ़ के आए तो थोड़ा और अच्छी तरह समझ में आए। कम ऑन यस। नाउ ध्यान सुनना, थोड़े से बस 2-3 स्टेटमेंट्स हैं। बुक आप एक किताब लिख सकते हैं, बढ़िया किताब है अकॉर्डिंग टू मी। अगर आपको बीपीएससी में या इकोनॉमी के थोड़े कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं तो आप लोग लिख लो नितिन सिंघानिया किताब, जो लोग कह रहे थे नितिन सिंघानिया, और बस वही पढ़ो अगर पढ़नी है। बाकी अगर आपको वो भी नहीं पढ़नी है तो आप मुझे पढ़ो। कम ऑन यस और नॉट। और मतलब आप देखोगे आते आते कि जब आपको एक और, चलो अभी ज्यादा हवाबाजी नहीं, पहले ये देख लो है दोस्तों, पूरे विश्व में हमारे देश की केंद्र बैंक कौन सी है? बवाले मोहल्ला के बहुत टोपी वालों मोहल्ला जो खड़ो हो रहे तो बैठ गओ। दोस्तों, हमारे देश की केंद्र बैंक कौन सी है? सही है। लेकिन पूरे विश्व में जो सबसे पुरानी केंद्र बैंक है वो है स्वरेजिस रिक्स बैंक।
हिंदी में लिखा हुआ है आपकी कॉपी में, नोट्स मैंने दे रखे, बिल्कुल चिंता नहीं करनी, सिर्फ सुनो। स्वरेजिस रिक्स बैंक, ये रिक्स है, RIKS, स्वरेजिस रिक्स बैंक, ये स्टॉकहोम में स्थापित है और स्टॉकहोम पड़ता है स्वीडन में। जैसे दोस्तों हमारे देश की केंद्र बैंक कहां है? देख कह रही स्वीडन में। हमारे देश की केंद्र बैंक कहां है? मुंबई में और भारत। ऐसे ही जो पूरे विश्व की, ध्यान सुनना, पूरे विश्व की सबसे पुरानी जो केंद्र बैंक है उसकी स्थापना हुई 1668 में, 1668 में, और इसका नाम है स्वरेजिस रिक्स बैंक और ये स्टॉकहोम स्वीडन में है। और दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो नोबेल प्राइज का वितरण होता है वो स्वीडन में ही होता है, लेकिन शांति को छोड़कर जो पीस का वितरण है वो ओस्लो नॉर्वे में होता है। कहां होता है? ओस्लो नॉर्वे। कम ऑन, यस। अब ध्यान सुनना, नोबेल प्राइज कितने विषय में मिलता है? 6। तो अब एक लाइन और अपने डिक्शनरी में और अपने ज्ञान के पिटारे में जोड़ लो कि जो हमारा अर्थशास्त्र है इसके नोबेल प्राइज का नाम है स्वरेजिस रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस। ये हमारे इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज का नाम है। और दोस्तों एक बहुत बढ़िया बात कि जो नोबेल प्राइज का वितरण है वो ओरिजिनली जो एल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है वो सिर्फ 5 विषयों में दिया जाता था। एवरीवन, कितने विषयों में? लेकिन इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज 1969 में पहली बार दिया गया। इसका मतलब नोबेल प्राइज तो पता नहीं कब शुरू हो गए थे, लेकिन लास्ट में, ध्यान सुनना एवरीवन, जो वालों मोहल्ला, लास्ट में जो नोबेल प्राइज है वो किस विषय को जोड़ा गया? और इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज का नाम क्या है? स्वरेजिस रिक्स बैंक प्राइज। बस इतना ही, स्वरेजिस रिक्स बैंक प्राइज। अब मैंने खोद के निकाला आपके लिए कि ये कहां से आया, तो ये स्वीडन की जो केंद्र बैंक है और पूरे विश्व की सबसे पुरानी केंद्र बैंक है उसके नाम पे पड़ा। और सबसे पहली बार 2 लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया। एक है रेगनार फ्रिश, लिखना नहीं है क्योंकि मैंने आपके नोट्स में लिख दिया, और दूसरे हैं जेन टिनबर्जन। दोस्तों जेन टिनबर्जन, दोस्तों 2 लोगों को सबसे पहली बार नोबेल प्राइज दिया गया, एक रेगनार फ्रिश और जेन टिनबर्जन। और अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज कब शुरू हुआ, जल्दी बताए? 1969। बोलो दोस्तों, आनंद आ रहा? अगर आ रहा तो देखो, ये हैं 2021 के नोबेल प्राइज विनर। तो 2021 के कॉपी में लिखो, ये लिखा नहीं है आपके नोट्स में। 2021 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। तो आपके गुरुजी को सब पता है कि कब कितना लिखवाना है, क्या करना है। आपको बस जितना पढ़ाया जाए उतना ध्यान से पढ़ना है। कम ऑन, यस। नाउ 2021 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र के नोबेल प्राइज 2021, नाम लिख लो बस आप लोग। डेबिट कार्ड, बस अब लास्ट ये चल रहा है, लास्ट माहौल। डेबिट कार्ड, जोसुआ ए एंग्रिस्ट। अब भैया हमारे हिंदुस्तान के नहीं तो नाम होता राम बहादुर। अरे बोलो यस। दोस्तों जोसुआ ए एंग्रिस्ट, हाँ सॉरी, डी एंग्रिस्ट, देन ग्यूडो डब्ल्यू इम्बिन्स। बस आपको नाम याद रखने, ऐसे भी याद रख लीजिए, इम्बिन्स, एंग्रिस्ट, कार्ड, इम्बिन्स, एंग्रिस्ट, ऐसे भी चलेगा। तो सबसे पहली बार नोबेल प्राइज जिन जिन को मिला है मैंने लिख दिया नोट्स में, चलेगा क्या? किस किस को मिला? रेगनार फ्रिश, जेन टिनबर्जन। कब मिला? 1969। हो गया ये 2022, क्योंकि बीपीएससी बहुत चुल है, हो सकता 2022 का ना पूछे, किसका पूछ ले? 21 का। नाउ दोस्तों 2022, और क्या खतरनाक लग रहा है क्या कोई बंदा? अर्थशास्त्री ऐसे ही होते हैं दोस्तों। बेन एस बर्नानके, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बताइए दोस्तों, आनंद आया कि नहीं? फुल पैक, बस छोड़ रहे भाई। नाउ
बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डिबिग, ये 2021 के 2022 के नोबेल प्राइज विनर हैं। और यहां पे हमारा 2 दिन का जो सेशन हुआ वो इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स हुआ। और मुझे इतनी उम्मीद है, सभी भाई बहन ईमानदारी से बताइए, क्या इकोनॉमिक्स क्या है, क्या क्या पढ़ना है, इसका मुद्दा सबको क्लियर हो गया है? नहीं? पीछे से आवाज आनी चाहिए, यस और नॉट? श्योर? नाउ तो दोस्तों कल मिलेंगे हम किस टॉपिक के साथ? इन्फ्लेशन। So have a nice and wonderful time. Have a wonderful day and goodbye. Jai Hind.